What's going on, everyone? Welcome back to a very special episode of High Five Podcast on Five Sports। और एशिया कप की स्क्वाड आई है, जल्द ही वर्ल्ड कप की स्क्वाड भी आएगी और इसको आप वर्ल्ड कप की स्क्वाड के तौर पर भी देख सकते हो। तो हमने सोचा कि जो हमारे भाई आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं उन्हीं को लाया जाए, उनका थोड़ा सा रिएक्शन इस पर लिया जाए कि क्या चल रहा है स्क्वाड के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं और उनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी बात होगी। सो बिग वेलकम टू उत्कर्ष त्रिपाठी, जिनको आप मोस्टली क्रिक पॉइंट के नाम से ही जानते हैं। उत्कर्ष भाई, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Sufyan bhai, for inviting me here. It is just an honor and जब भी आपका मेरे पास अभी मैसेज आया सो क्योंकि मैंने आपका चैनल एक्चुअली एक दो वीडियो मेरे को आपको आपकी भेजी गई थी। मैं अगर आपकी बात करूँ तो पर्सनली अभी अच्छा। तो एक दो वीडियो मेरे को भेजी गई थी आपकी एंड देन दे वर लाइक कि हाँ इस लड़के को देखो ये आपके जैसे करता है। तो आई वाज लाइक अच्छा, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर मेरे को कहा कि भाई बहुत ही अच्छी चीज है, आपका एनालिसिस टॉप नॉच ब्रिलियंट चीज है। तो मतलब जब ही आपकी तरफ से आया मैंने को तो पहले मैं वेरीफाई करना चाह रहा था। मैं कहा ये वही इंसान है कि कोई और तो नहीं है। तो फिर उसके बाद जब मैंने वेरीफाई किया मैंने कहा हाँ हाँ वही है। तो फिर मैंने कहा कि चलिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई आज डिस्कस करने को है भी ना। अभी आज एशिया कप, आप वर्ल्ड कप, आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। मैंने वीडियो कर दी, वो मैं स्वॉट एनालिसिस आज कर रहा था, मैंने डाला। वो वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 7 से 8 मिनट की डालनी है, क्योंकि जल्दी जल्दी करके फटाफट से डालना है। मेरे को प्रेशर ये था कि भाई फटाफट करो। वो बनी वीडियो भाई 20 मिनट की रिकॉर्डिंग और वो बन रही है 15 मिनट की। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या ही कर दिया। अब क्योंकि इतनी चीजें आपको डिस्कस करनी है, आपको पहले पॉइंटर्स रखने हैं, इंजरी अपडेट देनी है, फिर आपको स्ट्रेंथ वीकनेस फलाना फलाना बताना है। तो मजा आया। और इतना डिस्कस करने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि वीडियो में एक लिमिटेड चीज होती है, लाइव में मजा आता है, पॉडकास्ट में मजा आता है, आप फ्रीली होकर डिस्कस कर सकते हो। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि भाई आज ही ज्वाइन करते हैं, मजा आ जाएगा। मेरे साथ तो यार बताए क्या होता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो जैसे सामने से अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा हो तो वो ज्यादा आपका दिमाग और तेज चलता है। मेरे साथ तो ये होता है यार, आपका पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो यही होता है। अब कैमरे में बैठे हो, हाँ ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, कितने ही पॉइंट बता लोगे, फिर कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में हम लोग के भाई लोग हैं इतने सारे, वो सब आके कुछ ना कुछ बोलते हैं कि भाई आपने इसके बारे में बात नहीं की, ये क्यों नहीं है, ये प्लेयर एग्जैक्टली। क्यों नहीं है, ये प्लेयर क्यों नहीं है। तो हमने कहा कि जब एक जैसे किसी के साथ बात करो तो और ज्यादा निकल करके आता है। तो मैंने कमेंट बॉक्स अपने छाने, दो चार बड़े बड़े सवाल निकाले, कुछ फेवरेट प्लेयर्स के बारे में सवाल निकाले। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन पहले मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है कि उत्कर्ष भाई आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो अक्रॉस सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो, आपका टेलीग्राम हो, आपके तो दो दो चैनल आप चला रहे हो। मैंने तो दूसरा चैनल खोला, उसमें तो मैं अपने जो हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स के चैनल के तौर पर आप देख सकते हो, जब हमने सुरभि को होस्ट किया, तने को होस्ट किया, तो हमने सोचा कि अब आप अपने निश के लोगों से बात की जाए यार। ठीक है, ब्रॉडकास्टर से बात कर ली, ठीक है किसी और से बात कर ली, तो आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टा पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, वो जरा बताइए। बहुत इट इज अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि देखिए अब मेरे से काफी काफी यूट्यूबर्स का ही स्पेशली ये सवाल रहता है, क्योंकि जो अक्रॉस मीडिया है उनको तो चलो है, जो कंपनियां हैं उनको इशू नहीं है। पर जो एक इंडिविजुअल होता है वो शौक में रहता है। अभी जैसे आप बात करते हो बड़े बड़े क्रिएटर्स की, लाइक आप बात कर लो मे बी आकाश चोपड़ा सर की, तो उनके पास पूरी टीम है। तो लोग वहां भी सरप्राइज नहीं होते कि ठीक है उनको तो टीम में हैंडल करती है मोस्ट ऑफ द चीजें, तो उनकी ठीक है टीम कर लेती है, आप कर सकते हो। ये बंदा कैसे कर रहा है, ये मतलब ये इसको आप देखोगे ये टेलीग्राम पे भी दिन में 20 पोस्ट डालता है, ये इंस्टा पे भी रील्स भी डालेगा, ये शॉर्ट्स भी डालेगा, ये वीडियो भी करेगा, ये फिर फैंटेसी में भी घुस जाएगा। तो ये कैसे कर रहा है? तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई पता नहीं, मजा आता है करने में। मतलब मेरे को ये रहता है कि भाई ठीक है अभी जैसे उठे, अब इंसान क्या ही करेगा उठने के बाद। मेरे को दिमाग में ये आता है कि चलो ठीक है थोड़ी सी न्यूज सर्फ कर ली, हर तरफ देख लिया, इधर उधर खंगाल लिया कि क्या मिल रहा है, क्या नया कुछ दिया जाए, कुछ जनता को तड़कता भड़कता पहुंचाया जाए। तो वो चीज आपने देख ली। अब वो देख ली तो फिर भाई उसका ग्राफिक फटाफट से बना लिया, डाल दिया टेलीग्राम पे, यहाँ पे डाल दिया। ट्विटर पे तो चलो ठीक है लिखना रहता है, वो ज्यादा ही मेरे को ट्विटर से मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। लोग मेरे से बोलते हैं भाई आप ट्विटर पे, आपके सबसे कम फॉलोअर ट्विटर पे और सबसे ज्यादा एक्टिव आप ट्विटर पे ही रहते हो। मैं कहता हूँ वहाँ फॉलोअर्स का चक्कर नहीं है यार, वहाँ मजा बहुत आता है। ट्विटर पे जितना मजा आता है ना वो कहीं और नहीं मिलता। तो ट्विटर के कलेश की बात अलग है। हाँ, ट्विटर के ट्विटर कलेश पे की। क्रिकेट क्रिकेट का क्रेज भाई अलग ही है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो वो चीज रहती है, तो इसीलिए वहां भी एक्टिव रहते हैं। और मेरे को जो ये लगता है ना कि अक्रॉस अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हो, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है वो ये होता है कि मैंने पर्सनली ये रियलाइज किया ना, जनता हमें लगता है सेम है पर जनता सेम है नहीं, जनता अलग होती है। अगर आप टेलीग्राम की बात, टेलीग्राम पे तो चलो फिर भी आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द वो यूट्यूब वाले आते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ट्विटर इंस्टाग्राम ना,
ये जनता बहुत अलग होती है। इंस्टाग्राम के कितने लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मेरा यूट्यूब चैनल है। कितने लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, वो मेरी डेली क्रिकेट अपडेट्स देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि इस बंदे का यूट्यूब चैनल भी है, और एक्चुअली ये एक क्रिएटर है, फिर ये अपडेट देता है। ये इसका बैकअप वाला काम है, ऑल्टरनेट। तो उस चीज से मेरे को ये रियलाइज होता है कि ये एक अलग जनता है जिसकी तरफ आप जा रहे हो। आप रील्स डाल रहे हो, आप एक अलग जनता ला रहे हो। आप शॉर्ट्स डाल रहे हो, आप एकदम अलग जनता ला रहे हो। क्योंकि आप नोटिस करो, आप क्रिएटर्स को नोटिस करो। मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व की, ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि मैं क्यों डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ। उसका सवाल का जवाब यही है कि मैं बहुत लोगों को ऐसा है जिनको मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे जानता हूँ, मैंने उनको यूट्यूब पे नहीं देखा। इंस्टाग्राम पे उनके 1 मिलियन है, यूट्यूब पे उनके 1,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। और कोई ऐसे हैं जिनके 1 लाख है, मतलब एक शायद 1 मिलियन है यहाँ पे यूट्यूब पे, पर उनको इंस्टाग्राम पे कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इधर भी जानते हैं, उधर भी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा रहेगा पर थोड़ा थोड़ा सब जानते रहेंगे। तो इसीलिए अपन ने हर जगह काम फैलाया फिर। यार वाकई आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि मेरे तो दोस्तों ने जबरदस्ती इंस्टाग्राम मेरा अभी बनवाया है। मैंने लिटरली 3-4 दिन पहले बनाया, जिससे मैंने आपको मैसेज किया कि यार इंस्टाग्राम पे भी लोग देखना चाहते हैं। फिर हमने तने भाई के साथ जो पॉडकास्ट किया था स्टार स्पोर्ट्स पे, जो काम करते हैं, आपने उनको देखा होगा आईपीएल वगैरह हाँ जी। में, क्रिकबस के तने साथ तने तिवारी। जी। राइट। तो या उनको उनके साथ उन्होंने धोनी का एक किस्सा सुनाया कि जब एंट्री होती है तो कैसा लगता है, तो वो रील लोगों को बहुत पसंद आई। अगर आप मेरे से एक आध दिन पहले बोलते कि जनता अलग है, तो मैं इसको थोड़ा जाके रिसर्च करता कि अच्छा उत्कर्ष भाई ने बताया जनता ऐसा जनता वैसा। लेकिन अब मैं ग्रास्प कर पा रहा हूँ जो आप बता रहे हो, कि वो जो 1 लाख लोग वो रील देख गए, वो यूट्यूब पे नहीं है मेरे, मतलब वो सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे व्यूवर नहीं है। बिल्कुल ही अलग जनता है वो वो यहाँ से आपको रिलेट नहीं करेगी। लगा के मजा आ गया, वो देख के चले गए थे। तो ये वाकई आपकी डेडिकेशन है भाई। आप, हम लोग तो इतना एक्टिव नहीं हो पाते भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट। हम लोग की तो एक वीडियो बहुत है, और एक वीडियो करके चले जाते हैं। फिर लाइव स्ट्रीम पर भी आपने, इधर शायद आपकी लाइव स्ट्रीम थोड़ी कम हो गई है, मैंने आज देखा। इधर थोड़ी एक्चुअली लाइव स्ट्रीम हाँ, लाइव उसका स्ट्रीम का मैं आपको बताता हूँ उसका भी रीजन। हाँ, तो एक्चुअली हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, बट समझ आया कि लाइव स्ट्रीम में ना कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने एक्चुअली खुद को पकड़ के रखा है, एंड यू कांट हम्म। बीट देम। यू कांट बीट देम, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कहते हैं ना कभी कभी कि जबरदस्ती पत्थर तोड़ने से पत्थर टूटेगा नहीं, तुम्हें ही चोट लगेगी। तो वो चीजों पे हाथ पैर नहीं मारना चाहिए जहां पर आपको सफलता ना मिले। तो वो चीज मेरे को पता थी कि भाई देखो, आप कितना भी कर लो यार लाइव, आप एक इंडिविजुअल हो। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, आपको भी थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए रहता है। कभी कभी आप देखोगे कि मैं इतनी वीडियो डालता हूँ, दिन में 3 डाल दूंगा और 2 दिन एकदम गायब हो जाता हूँ। तो वो 2 दिन या मैं खुद को ऑफ देता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये मेंटली बहुत टफ हो जाता है। वो लोग कहते हैं ना मेंटल टफनेस और वो सारी चीजों की बात होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा कि यार ये अभी 18-19 साल के लड़के, अभी थोड़ा सा हम भी इधर उधर घूमने नहीं चले जाते हैं, तो थोड़ा सा वो चीज रहती है कि भाई थोड़ा टाइम खुद को ऑफ देना बहुत जरूरी है। और ये मैंने अभी सीखा जल्दी। और बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो पहले मुझे नहीं लगता, पहले लगता था कि नहीं दिन भर काम करते रहो, दिन भर काम करते रहो, पर फिर रियलाइज हुआ ऐसा नहीं होता यार। उत्कर्ष, इफ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम, यू हैव टू टेक अ ब्रेक एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने समझा, ये मैंने रियलाइज किया। तो फिर मैंने ये कहा कि ओके, ऐसा करते हैं, इतना दिन काम करेंगे एंड देन आई टेक अ ब्रेक, फिर इतना दिन काम करेंगे देन आई टेक अ ब्रेक। आप फ्रेश रहते हो, आप रिचार्ज होके आते हो, रिबूट होके आते हो, आप ज्यादा बेहतर काम करते हो। तो राइट। ये चीज मैंने रिसेंटली की। अब लाइव वाला जो मैं बता रहा था वो यही था कि मेरे को समझ आया कि यार देखो, मेरे को कॉलेज भी जाना है, ठीक है, मेरे को वीडियोस भी डालनी है, मेरे को फैंटेसी चैनल भी डालना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहना है, फिर मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, मेरे को घर पे भी चीजें संभालनी है, घर का भी मैनेज करना है। तो मुझे लगा कि आई कांट डू इट। मतलब वो होता है ना, कभी कभी आपको लगता है कि आप कूद पड़ते हो कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, पर कुछ दिन बाद समझ में आता है कि भाई नहीं कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। तो मेरे को समझ में आया कि ओके आई कांट डू इट। तो मैंने कहा कि भाई इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, ज्यादा फोकस वीडियो पे करते हैं, क्योंकि ये हमारा बेंचमार्क सेट है, लोगों को ये पसंद आता है। ये डिसाइड कर ले उत्कर्ष कि लोगों को पसंद क्या आता है। तो लाइव के कंपैरिजन में ये ज्यादा पसंद आता है, वी विल स्टिक विद इट। तो दैट वाज द होल थिंग। ओके। तो लाइव स्ट्रीम मतलब होगी, जो जनता लाइव स्ट्रीम देखना चाहती है, लाइव क्वेश्चन आंसर देखना चाहती है, उनको उत्तर भाई ने बता दिया कि होगा, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम रहेगी लेकिन होगा। तो आप लोग टेंशन वाली एग्जैक्टली बात। हाँ, क्यूएनए रहेगा। अरे नहीं, उसके लिए भी मैं भाई, मैं जनता का पूरा ख्याल रखता हूँ। तो उसका मैंने ऑल्टरनेट तुरंत निकाला। जैसे पहले हम लाइव क्यूएनए कर रहे थे तो चलो आंसर हो जाता था। अब जब ये नहीं हो रहा है तो मैं क्यूएनए का स्पेशल एपिसोड ही निकालता हूँ, वीडियो ही पूरी हम्म। क्यूएनए पे आती है। तो फिर उनके हम्म। सवालों के जवाब प्रॉपर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बाकी लाइव भी करेंगे, टाइम आएगा तो करेंगे। और यार न्यूज और स्पोर्ट्स की निश में मैंने देखा है कि आप मतलब कितना भी काम कर लो वो कम ही रहता है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा होता है, इतना कुछ हो रहा होता है। जैसे आप अगर एंटरटेनमेंट क्रिएटर हो,
आप प्रैंकस्टर हो, आप रोस्टर हो, आप एंटरटेन करते हो लोगों को। आपने एक आइडिया सोचा, उस पर वीडियो बनाई, काम किया, चला गया। मोटिवेशनल कंटेंट में सेम चीज है, लाइफस्टाइल और फिटनेस में भी सेम चीज है। बट अगर आप न्यूज ओरिएंटेड बिजनेस में, भाई हम लोग ने तो चैनल में काम किया हुआ है, लेकिन वहां पर भी मतलब एक तो आपके साथ टीम लगी रहती थी कि ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मेरे बगल वाला संभाल लेगा। यहाँ पर आपसे गलती होगी तो सबसे ज्यादा गाली भी आप ही खाओगे, सबसे ज्यादा बुरा भी आपको खुद ही लगेगा, ना कोई आपको समझाने वाला है कि कोई गलती हो गई, कोई वो हो गई। तो वाकई यार आपकी डेडिकेशन कमाल है, लेकिन अब अपने ये लोग तो जनता कहेगी कि ये तो अपने ही बतियाने में लग गए दोनों। तो अब आज आप वही हम कह रहे हैं कि हमने 10 मिनट निकाल दिया अपनी बातें करने में। टोटल एशिया कप का स्क्वाड देखा आपने, ऑब्वियसली एनालिसिस आपकी वीडियोस उस पर अपलोड रही हुई हैं, न्यूज आपने सारी प्रोवाइड कराई पूरी जनता को। अब आपका क्या सीन बन रहा है एशिया कप की स्क्वाड को देख के? लग रहा है कि हाँ, मतलब एशिया कप, क्योंकि यही वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा, मैं और आप दोनों जानते हैं इसमें बहुत ज्यादा चेंज, इक्का दुक्का चेंज, कुछ खिलाड़ी कटेंगे ही, बढ़ने का और कोई खिलाड़ी का तो चांस बहुत ही कम है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा इंजरी स्केयर आ जाए जो कि भाई ना ही हो तो बेटर है। तो आपके हिसाब से क्या सीन रहेगा वर्ल्ड कप में? किसका पत्ता कटेगा? 15 खिलाड़ी कौन से होंगे? और ये जो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या फिट है, क्या जानकारी है आपके पास? यार केएल राहुल पे तो भाई मैंने बोलना ही छोड़ दिया। हाल फिलहाल में इतनी कंट्रोवर्सी हुई है केएल राहुल और मुझको लेके कि मैंने कहा कि भाई बोलना ही नहीं है। द ओवरऑल थिंग इज दैट, देखिए केएल राहुल फिट नहीं है, और ये मैं जून में भी कह रहा था, मैंने जुलाई में भी कहा, तब भी गाली खाई, उसके पहले भी गाली खाई, अगस्त में भी गाली खाई, बट आई विल बी वेरी क्लियर, केएल राहुल फिट नहीं है। केएल राहुल राइट। को फ्राइडे को एनसीए ऑफिशियल्स उनकी प्रैक्टिस से खुश नहीं थे। अब ये मैं आपके पॉडकास्ट में बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, ये मैं वीडियोस में इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने देखा है ना, मैंने एक चीज देखी है और ये चीज थोड़ी सी मेरे को हर्ट करती है, क्योंकि हम भी लोग तो फैन ही हैं, राइट? एट द एंड और ऑफ क्या, द डे हम सब क्रिकेट के फैन ही तो हैं। तो अब सही मैं है। जैसे मैं केएल राहुल पे ही अपडेट दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये बोला कि केएल राहुल फिट नहीं है, तो अगर हम्म। कोई और बंदा, ठीक है, अब कोई और बंदा ट्विटर पे आप सब जान रहे हैं, अगर वो लोग बोल दिए कि केएल राहुल फिट है, फलाना सोर्स को उन्होंने कोट कर दिया, वही लोग 2 दिन पहले बोले रहेंगे कि ये सोर्स बोल रहा है कि केएल राहुल फिट नहीं है, फिर 2 दिन बाद वो तो पलट जाते हैं। ठीक है, उनका सही अपना बात। चलता रहता है, वो तो आराम आराम से पलटते रहते हैं कि ये फिट नहीं है, फिर ये फिट है, ये खेलेगा, ये नहीं। अभी सब वाइस कप्तान बना रहे थे बुमराह को, कहाँ बना वाइस कप्तान? बताया कोई मुझे, कहाँ बुमराह वाइस कप्तान बना? मैं कह रहा था कि नहीं बनेगा, लिख के ले लो नहीं बनेगा, और वीडियो में भी अपने बोला कि नहीं बन रहे हैं, ये बेवकूफी होगी अगर बीसीसीआई ये करता है। उस पर लोग नहीं बोलने आएंगे कि भाई आपने सही कहा था, लेकिन चीज ये हो जाएगी कि और हर्ट पता है क्या करता है, चलो ठीक है आप फैन हो, मैं रिलेट करता हूँ, मुझे भी पता है कि भाई मैं किसी का फैन हूँ, कोई मेरे को बोलेगा कि नहीं ये नहीं खेलेगा, मैं ऑफेंड होऊंगा, मुझे बुरा लगेगा। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं कल को ये बोलता हूँ कि विराट कोहली नहीं खेलेगा, तो मैं विराट कोहली का दुश्मन नहीं हूँ यार, मेरा काम है हाँ, अपडेट दे, मैं सिर्फ आपको या अपडेट दे रहा हूँ कि वो नहीं खेलेगा। अगर वो खेलता है तो दी बेस्ट है मेरे लिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। केएल राहुल, लोग सोचते हैं कि मैं केएल राहुल के अगेंस्ट हूँ, भाई मेरे से बड़ा केएल राहुल का फैन तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं केएल राहुल का कितना बड़ा फैन। पर अब ये चीज उनको कैसे समझाई जाए? तो ठीक है, जो लोग समझते हैं वो लोग समझते भी हैं, वो लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, और वही अपनी लॉयल ऑडियंस है, ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ज्यादा ही एक्सटेंड कर देता हूँ मेरे को लगता है। तो केएल राहुल पे देखिए, केएल राहुल अभी फिट नहीं है, उनको निगल है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, तो ये तो अजीत आगरकर साहब ने खुद ही कंफर्म किया कि भाई जो इंजरी उनको है उससे ज्यादा भी उनको फिर से निगल हो गया, दैट इज द इशू। बट हम्म। निगल उतना सीरियस नहीं है, पर फिजियो साहब ने साफ तौर पर बोला है कि वी डू नॉट नो व्हेन ही विल बी फिट, हमें ये नहीं पता, ही माइट बी फिट, पर हमें पता नहीं। तो वो तभी चीज तो है कि केएल राहुल, सब एग्जैक्टली सब्जेक्ट टू फिटनेस, नहीं तो 3 विकेट कीपर कौन लेकर जाता है भाई श्रीलंका? सिंपल सी लॉजिक है, एक एशिया कप में 4-5 मैचेस खेलने के लिए, 6 मैचेस खेलने के लिए 3 विकेट कीपर थोड़ी जाते हैं। तो वो सिंपल सा लॉजिक उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने प्रिपेयर करके रखा है कि केएल अगर शुरुआत के मैचेस मिस करेगा, हम संजू को या तो ड्रॉप इन कर लेंगे, दो सिनेरियो है। आज प्लेइंग 11 अभी हमने थोड़ी देर पहले चैनल पे डाली है, या तो आप संजू को बीच में ड्राफ्ट इन कर लेना, या तो आप ईशान किशन से ओपन कराओ। अब ओपन कराओगे तो दिक्कत है, फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा इधर उधर चीजें, उस पर अभी आगे बात कर लेंगे। बट ओवरऑल यही चीजें हैं कि केएल राहुल अभी तो फिट नहीं है, और शुरुआत के मैचेस शायद शायद फिर से मैं कहूंगा इन्वर्टेड कामा शायद मिस करते नजर आए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी कपल ऑफ मैचेस शुरुआत के मिस करेंगे। श्रेयस अय्यर फुल्ली फिट है, खेलेंगे नंबर 4। अच्छा, अभी कपल ऑफ डेज अगो अपडेट आ रही थी कि श्रेयस अय्यर की फिटनेस भी मतलब हल्की है, लेकिन वो जब 38 ओवर वाली बात आई कि उन्होंने 38 ओवर फील्डिंग की, बैटिंग की, वो सब आया, तब थोड़ा ये लगा कि श्रेयस अय्यर लगता है शायद फिट हो जाएंगे। लेकिन यार उनकी इंजरी अगर आप कंपेयर करो, एक आप हिप फ्लेक्सर की या थाई की इंजरी देखो और बैक की इंजरी देखो, भाई बैक की इंजरी थोड़ी हमने भी झेली हुई है, तो हमको पता है कि इतनी इतनी सी इंजरी कैसी होती है। तो यार जो बंदा सर्जरी करा के आ रहा है, मतलब मुश्किल था यार कि, मतलब मुझे लगता है कि बोथ आर नॉट फुली फिट।
श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक द एक्चुअल एडवांटेज विद श्रेयस अय्यर है ना, वो ये है कि उनको सिर्फ बैटिंग करनी है और फील्डिंग करनी है। उनके साथ वो विकेट कीपिंग ऐड नहीं हो रही है, एंड दिस इज एन एडवांटेज विद हिम। उनको पता है कि भाई अपन को बैटिंग करके फील्डिंग करके निकल जाना है, फील्डिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट बैटिंग करके निकल जाना है। तो उनके पास ये एडवांटेज है जो एक्चुअली केएल के पास नहीं है। आज खुद अजीत आगरकर साहब ने साफ तौर पर बोला कि फॉर अस केएल इज डेफिनेटली जस्ट एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज, उसके अलावा हम उन्हें प्योर बल्लेबाज के तौर पर नहीं दिखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको उन्होंने हाईलाइट की है, लोग शायद ध्यान न दें उतना। उन्होंने बोला, कहने का मतलब उनका क्या था कि अगर केएल एज अ बैटर फिट भी है फिर भी हम उसे नहीं खिलाएंगे, एज अ विकेट कीपर बैटर ही फिट होना चाहिए केएल राहुल, ये वो हाईलाइट करना चाहते, बस उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला। तो कुल मिला के मसला उनके साथ ये है। अब श्रेयस को यहाँ पे एडवांटेज है, इफ इज फिट इनफ टू बैट हिज फिट और ही इज फिट, ये यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि केएल राहुल फिट, एक्चुअली श्रेयस अय्यर फिट है और कंप्लीटली अवेलेबल है फॉर एशिया कप, वो फर्स्ट गेम से खेलेंगे और जरूरी भी है। देखो श्रेयस अय्यर केएल राहुल ना भाई आपको समझना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के, अगर वो नंबर 4 नंबर 5 नहीं संभालेंगे ना तो फिर दिक्कत है आपके लिए। इसीलिए इतना स्क्वाड डिले कराया गया, 12 तारीख लास्ट डेट थी, उसको एक्सटेंड करके 21 तक इसीलिए लाया गया है कि सिर्फ वो केएल और श्रेयस को किसी भी तरीके से स्क्वाड में डालना चाहते थे, वो उन्होंने आज कर दिया है। अब इसके बाद वो खिला भी ले जाएंगे, ये मुझे पता है। तो श्रेयस तो खेल रहे हैं, केएल भी खेलेंगे एक स्टेज पर एशिया कप, हो सकता है शुरुआत के मैचेस मिस कर। और भाई जब श्रेयस और केएल पे मैं तो अपडेट देता था तो मैं ये डिस्क्लेमर देता था कि कम से कम केएल से ज्यादा मुझे लगता था कि मेरा पर्सनल ओपिनियन था ये कि श्रेयस की केएल से भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप किसी तरीके से केएल के बिना हार्दिक को 5 पे खिला करके संजू को खिला करके कुछ मैनेज कर सकते थे, बट यार उसका जो टेम्परामेंट वाला सीन है श्रेयस का, जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अपने डेब्यू में दिखाया है, आईपीएल में कई बार हमने देखा जब वो दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे, जो कुछ उनकी इनिंग्स थी बहुत ताबड़तोड़ इनिंग तो श्रेयस नहीं खेलते हैं उस तरीके से, उनकी टेक्निकल फ्लॉज ऑब्वियसली है जो शॉर्ट बॉल की इतनी ज्यादा बात होती थी, बट मुझे लगता था कि केएल फिट हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रेयस का फिट होना, वो मिडिल ऑर्डर वाला जो मामला था इनका नंबर 4 का, वो श्रेयस ने ही सॉल्व किया था 2021 के टाइम पे अपनी शोल्डर इंजरी से पहले, और एक बार फिर से श्रेयस को ही सॉल्व करना था वो। तो अच्छी खबर यह है कि श्रेयस फिट हैं, लेकिन अब आते हैं आज के दूसरे बड़े मुद्दे पर, तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा। तो उत्कर्ष भाई, तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा का क्या सीन है यार? तिलक वर्मा को सेलेक्ट कर लिया, बिना वनडे खिलाए एशिया कप खिला देंगे हैं? अब आप संजू सैमसन के फैन से बोलेंगे तो फिर वो तो कहेंगे नाइंसाफी इससे बड़ी तो कुछ हो नहीं सकती है। अब संजू सैमसन ने ऐसा क्या गलत किया है भाई? तिलक वर्मा गलत किया है मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, उनको मौके मिले उन्होंने गंवा दिए, ये सबको पता है। अगर आप ये अभी भी एक्सेप्ट ना करें बीइंग अ संजू सैमसन फैन, आप खुद के साथ ही झूठ बोल रहे हो। सच्चाई तो ये होगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने नहीं ग्रैब की होती तो शायद आज मेन स्क्वाड में होते, शायद आज ईशान के ऊपर होते, सिनेरियो था। बट एट द एंड ऑफ द डे तिलक वर्मा, देखिए मैं बहुत बहुत क्लियर हूं, तिलक वर्मा को रश करा दिया इन्होंने। कोई तुक नहीं बनता था उनको इसने पहले आपको वर्ल्ड कप स्क्वाड, एशिया कप के स्क्वाड में रखने का, और एशिया कप में तो क्या पता वर्ल्ड कप में भी आ जाए, 2-4 अच्छी नॉक खेल जाए, हालांकि चांसेस कम ही है, पर जल्दीबाजी है, ये बिल्कुल जल्दबाजी है। और आप वो एक्स फैक्टर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बीच में ढूंढ रहे हो, पर यार वो काम तो जडेजा साहब भी कर सकते हैं ना यार, वो तो एज अ फ्लोटर तो वो भी खेल सकते हैं, आप खिला तो क्या पता एक्चुअली जैसा स्क्वाड बनाया और ये जैसी प्लेइंग 11 बना रही है तो मजबूर हो जाएंगे शार्दुल और अक्षर में से किसी एक को खिलाने के लिए। तो अगर आप अक्षर को भी खिलाते हो तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तो वो भी बन जाएगा। तो वो चीज का हेडेक नहीं है, हेडेक ये है कि तिलक वर्मा के साथ तो डेफिनेटली रश किया। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत एक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता लोग पता नहीं क्यों सोच रहे थे कि प्रसिद्ध कृष्णा मेन स्क्वाड में नहीं होंगे, बट मैं बहुत श्योर था। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखो एशिया कप स्क्वाड पे, मैंने हर वीडियो में कहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा मेन स्क्वाड में होंगे, ये बात कंफर्म्ड है। क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ बात एशिया कप की नहीं है, team is getting prepared for the World Cup and they are very sure we have to prepare our top 4 most priority pacers। और किसी भी टीम को आप उठाकर देखेंगे यार 4 प्रीमियर पेसर तो अपने स्क्वाड में रखेगी ही रखेगी, कोई भी टीम उठा के रखेगी भाई। तो वो चीज आपके पास भी है, बुमराह, सिराज, शामी, प्रसिद्ध, एंड ये आपके 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है ओडीआई में आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब प्रसिद्ध के साथ फिर से कहता हूं, अभी कल कल था कि परसों था यार, मैं इंटरव्यू में था, वो द ब्रो स्पोर्ट्स चैनल है, वो दोनों भाई थे, बहुत ही अमेजिंग है। हाँ जी, तो उनके साथ था, तो उनको मैंने यही सेम चीज बोली, वहां पे भी प्रसिद्ध चिक को लेकर ही बात आई, और मैंने कहा कि यार उनके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज टीम के साथ क्या है ना पता है, उनके पास है एक्स्ट्रा बाउंस। इन कंपैरिजन टू अदर बॉलर ही हैज गॉट एक्स्ट्रा बाउंस, हिट द डिक गेंदबाज के तौर पर। वो काम सिराज भी करता है, वो तो आपको स्विंग भी करके देगा, स्विंग भी करके देगा, डबल, वो भी बोथ साइड स्विंग होंगी उनकी गेंदें, वो उनके पास मतलब उनके तरकश में और तीर है। पर कहने का मतलब ये है कि प्रसिद्ध के पास जो एक्स्ट्रा एडवांटेज आता है ना, वो है एक्स्ट्रा बाउंस का। अब बात क्या आती है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में होते, साउथ अफ्रीका में होते, आपको बल्लेबाज तैयार होते, उन्हें पता होता भाई एक्स्ट्रा बाउंस तो खेलनी है, न्यूजीलैंड में खेलनी है,
जब आप सब कॉन्टिनेंट में है ना, तो बल्लेबाज तैयार नहीं होते इस चीज के लिए। अब वहां पर ना जॉर्ज हेजलवुड टाइप प्लेयर, प्रसिद्ध कृष्णा टाइप प्लेयर, ये लोग इम्पैक्टेड आउट हैं, ये इम्पैक्टफुल गेंदबाज बन जाते हैं, और ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट, जिसे कहते हैं ना सरप्राइजिंग एलिमेंट, दे कम्स विथ अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। और वही चीज है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। तो मेरे को इशू नहीं है, मैं प्रसिद्ध से ओके ओके हूँ। तिलक वाला तो मैं बिल्कुल ही, मेरे को लगता है बहुत ही रश कर दिया। मतलब भाई आप समझो, जो बंदा ओडीआई नहीं खेला तुम सीधा एशिया कप में खिला रहे हो। अब संजू सैमसन ने इतना भी तो कुछ गलत नहीं किया था, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो इतनी भी तो गलतियां नहीं थी यार। मतलब कुछ तो देखना चाहिए, फॉर्म या कोई चीजें तो या ट्रिकी वन, ट्रिकी वन। और विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आए थे उत्कर्ष, आपको याद होगा 2021 के टाइम पे जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी, जब इंग्लैंड आई थी कोविड के टाइम पे, तो वहां पर वो भी उन्होंने इस बात को शुरू किया था कि यार प्रसिद्ध, मतलब उन्होंने जांचा परखा था प्रसिद्ध को, और उस टाइम बात आई थी कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा 21 वाला, तब तो इंडिया में ही होना था, वो हम लोग तो श्योर थे कि तब तक तो इंडिया में ही वर्ल्ड कप होगा 2020, तो उसमें प्रसिद्ध की बात आ रही थी। तो प्रसिद्ध को काफी लंबे टाइम से ये वाली मैनेजमेंट भी, और जो इससे पिछली मैनेजमेंट थी विराट और रवि शास्त्री की, दोनों ही पसंद कर रहे थे। और फिर उमरान मलिक ने भी इतना ज्यादा कुछ खास परफॉर्म करके दिया नहीं, जितने भी उनको मौके मिले, जो एक्स फैक्टर उनमें ढूंढा जा रहा था वो दिख गया कि यार ये, मतलब फुल लेंथ एक तो है, बैक ऑफ लेंथ पेस उनके पास नहीं है। अब बैक ऑफ लेंथ और हिट द टेक जब हम लोग बोलते हैं तो पब्लिक कहती है यार आप तो ऑब्सेस्ड हो हिट द टेक से, पेस भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो। तो पब्लिक को ये एक्चुअली बस मैं, उस जगह पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ पेस भी तो मत देखो। उमरान के पास राइट, है तो सिर्फ पेस ही ना, कंसिस्टेंट लाइन लेंथ अगर आपके पास नहीं है तो अब बल्लेबाज पेस से नहीं डरते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब पेस से फर्क नहीं पड़ता बल्लेबाजों का, वो खेलने को तैयार होते हैं 140 150। तो सिर्फ पेस से काम नहीं बनता ना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और कंडीशंस भी ऐसी हो गई हैं कि आप बॉल स्विंग भी नहीं करती, तो आपके पास पेस से बैट्समैन डरेगा नहीं, स्विंग बॉल होगी नहीं, तो आपको एक ऐसी कला आनी चाहिए गेंदबाजी में कि आप एक एंड रोको, एक लाइन और लेंथ पे बैट्समैन को पीछे खिलाते रहो। तो मेरे ख्याल से वो प्रसिद्ध कृष्णा का है, लेकिन होपफुली फिट रहे, अच्छे लग रहे थे आयरलैंड में। बुमराह का तो फिर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा वो संभल संभल के उन्होंने शुरुआत की है, देखने में लग रहा था, जब खास करके वो फील्ड पे भाग रहे थे। पर प्रसिद्ध ने भी अच्छा इंप्रेस किया है आयरलैंड में। तो तिलक वर्मा की बात हो गई, प्रसिद्ध की बात हो गई। अब आते हैं थोड़े से जो शगुफे छोड़े गए थे एशिया कप की स्क्वाड से पहले। एक तो था बुमराह की वाइस कप्तानी, और दूसरा था रविचंद्रन अश्विन। अश्विन से स्टार्ट करते हैं या इन जनरल ऑफ स्पिनर से स्टार्ट करते हैं? एक ये थॉट प्रोसेस है उत्कर्ष की, अक्षर और जडेजा दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो क्या आप उनकी जगह ऑफ स्पिनर को डालना चाहिए था, somebody like a सुंदर, somebody like an अश्विन? और जयंत यादव का नाम भी यार लोग लेते नहीं है, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार। वो साउथ अफ्रीका गए थे जब रोहित नए नए कप्तान बने थे, फिर वहां केएल ने कप्तानी की थी। उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी मार रखी है, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी लाइन और लेंथ पकड़ के वो बंदा गेंदबाजी करता है जयंत यादव। बहुत मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि टीम्स का सेटअप इस तरीके से रहता है। बट एनीवेज, आपको लगता है कि कोई एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए था दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जगह? नहीं, अगर होना चाहिए था तो रविचंद्रन अश्विन को पहले खिलाना चाहिए था। इट इज वेरी सिंपल। इसमें मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग कैसे ये बोल रहे थे कि हम मतलब अश्विन को मेन स्क्वाड में डाल देंगे। मुझे लगा कि अगर आप ये करेंगे तो आप तो खुद कह रहे हो कि अरे भाई हमें तो एशिया कप वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं है। क्योंकि यार देखो आप ऐसे, ये क्या मतलब, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ शॉक मिले, कुछ सरप्राइज मिले। वो अच्छी यस, चीज नहीं होती है। स्क्वाड हैज राइट। टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है। अभी आप 1 साल से 1.5 साल से अश्विन खेल नहीं रहे ओडीआई फॉर्मेट, टीम उन्हें मौका दे नहीं रही है, एकदम ही बाहर बैठा के रखा है, और फिर सोच रहे हो कि एशिया कप में वो अचानक से आ जाएंगे। नो, दिस इज स्टुपिडिटी। अगर ऐसा मैनेजमेंट करे तो ये बेवकूफी है, और वो नहीं किए। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कल भी मैंने बोला था, आज भी मैंने बोला क्लियरली, अश्विन नहीं रहेंगे एशिया कप का पार्ट, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। एंड सेकंड थिंग, कि क्यों अक्षर, जैसे एक जो सवाल है, अभी तो आपने सिर्फ अश्विन की बात छेड़ी, मैं तो चहल पे भी आऊंगा। लोग मेरे से ये बोले कि भाई एक रिस्ट स्पिनर जब कुलदीप है तो दूसरा रिस्ट स्पिनर चहल क्यों नहीं हो सकता, जब एक जो है आपके पास लेफ्ट आर्म जो है मतलब जडेजा है तो अक्षर तो है। तो मैंने कहा कि यार आपने, मुझे लगता है द ओवरऑल थिंग इज दैट, द ओवरऑल कॉन्सेप्ट हियर इज दैट द टीम नीड्स बैटिंग डेप्थ। राहुल द्रविड़ चिल्ला चिल्ला के कितनी बार कह चुके हैं कि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए। रोहित ने बोला हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका लॉजिक नहीं सुन रहे हो मेरे भाई। उन्होंने क्लियरली कितनी बार बोल दिया कि हम बैटिंग डेप्थ ढूंढ रहे हैं। क्यों अक्षर प्रेफर हुए, क्यों चहल नहीं हुए? उसका कारण ये है कि अक्षर एक्चुअली इसलिए नहीं प्रेफर हुए हैं कि वो जडेजा के बैकअप हैं और उसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं। अक्षर इसलिए प्रेफर हुए हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशन आपको देते हैं। वो एक एक्स फैक्टर बल्लेबाज है, एक कमाल के फील्डर है, प्लस गेंदबाज है। चहल सिर्फ गेंदबाज है।
प्लीज इसका डिफरेंस समझना पड़ेगा लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों अक्षर भी हैं और जडेजा भी हैं, पर क्यों कुलदीप है और चहल नहीं है। टीम अपने स्पिनर्स को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर है, उनकी टॉप प्रायोरिटी कुलदीप है एज अ प्रीमियर रिस्ट स्पिनर, देन दे हैव गॉट रविंद्र जडेजा। उसके बाद भी अगर उन्हें स्पिनर चाहिए तो दे विल यूज अक्षर पटेल, बट दे आर नॉट रेडी टू यूज अनदर रिस्ट स्पिनर इन देयर प्लेइंग 11। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कितनी भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो, पहली बात तो ओडीआई फॉर्मेट में हाल फिलहाल में उतनी स्पिन फ्रेंडली होती नहीं है यार। सबसे बड़ी बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी। और बेशक आप वर्ल्ड कप की बात करोगे इंडिया में, चलो श्रीलंका में तो तब भी थोड़ा ज्यादा स्पिन होता है, पर आप वर्ल्ड कप की बात इंडिया में करोगे, अभी मैं उस पर भी आऊं, तो अब उतना स्पिन होता नहीं है और आप अलग अलग वेन्यूज पर जाके खेलोगे। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में बहुत फर्क है मेरे भाई। तो ये चीजें लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, और इसीलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ किसी भी कॉल से। ना अश्विन के ना होने से मैं कोई शॉक्ड नहीं था, मेरे लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड था। एंड एक्चुअली चहल के भी ना होने से मैं मतलब बुरा लगता है आपको कि जो बंदा वो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिया है, वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लिया है भारत के लिए, देन आप उसको 2021 वर्ल्ड कप में नहीं देखते, 2022 में नहीं देखते, फिर आज एशिया कप में नहीं देखते, आपको बुरा लगता है। पर एट द सेम टाइम शायद मतलब आपके पास ऑप्शंस होते नहीं, क्या ही कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो ऑफ स्पिनर की बात है, मेरे ख्याल से सुंदर को काफी ट्राई किया मैनेजमेंट ने। वो उनकी फिटनेस से टीम का थोड़ा भरोसा उठ गया, तो उनसे कहा गया कि अब आप थोड़ा एशियन गेम्स में एग्जैक्टली exactly। और के अश्विन लिए। और सुंदर को लेकर कंसीडर किया गया था, रोहित ने आज खुद ही बोला था कि हमने कंसीडर किया, पर आप देखो हम चहल को नहीं रख रहे हैं यार। जो हमारे मेन स्क्वाड में जरा रहता है उसको तो रखा नहीं हमने, क्योंकि हमारे पास स्लॉट नहीं है, तो कहाँ से सही। उनको लेकर आए जिनको हम हाल फिलहाल में खिला ही नहीं रहे। भाई एट द एंड ऑफ द डे 17 खिलाड़ी रख सकते हैं ना। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि एक बैटर ड्रॉप कर सकते थे, आपने बैटर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, या संजू सैमसन ड्रॉप कर सकते थे। देखो संजू सैमसन ड्रॉप हो सकते हैं, सच तो ये है कि अभी भी हो सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि केएल राहुल फिट नहीं है। जिस दिन केएल राहुल ईशान किशन फिट हो जाएंगे ना, एक्चुअली संजू की स्क्वाड में जगह बनती नहीं है। उस दिन वो हटेंगे, उनकी जगह रिजर्व में कोई और एक आएगा। अब वो एक कोई भी हो सकता है, वो एक का स्लॉट है, वो एक अश्विन भी हो सकते हैं, सुंदर भी हो सकते हैं, और चहल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा। तो अभी चीजें बदलेंगी, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा लोगों को कि यहाँ पर केएल नहीं फिट है, उस वजह से ये चीजें हो रही और कुलदीप ने यार अपनी बैटिंग भी तो इम्प्रूव कर ली, उससे भी चहल को उन्होंने थोड़ा पिछाड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी आर्म स्पीड तेज कर ली, जो वो धीरे से उनका बॉल छूटता था, वो आर्म स्पीड हमने आईपीएल में देखा तेज हो गई। उन्होंने फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पर अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर दी, बैटिंग इंप्रूव कर ली। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बैटिंग डेप्थ की वाकई एक बड़ी समस्या है मैनेजमेंट के सामने। क्योंकि आप अगर अपना कंपटीशन देखो, शाहीन शाह अफरीदी को देखो आप, ही इज नाउ टर्निंग इनटू अ प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर। और हम लोग अभी उनसे भी पीछे धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। हारिस राउफ हो गए। इसीलिए पाकिस्तान ने भी, मैं अगर बताऊं तो मोहम्मद वसीम जूनियर को कंसिडर किया, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं नंबर 8 पर आकर, अगर आप चौथा खिलाओ। ऑस्ट्रेलिया तो हम सब जानते हैं, और भाई इंग्लैंड तो बहुत नंबर 13 तक बैटिंग करती है, वो तो 15 प्लेयर्स के साथ उतरते हैं। तो न्यूजीलैंड के साथ भी सेम केस है, वो भी ठीक ठाक बैटिंग नीचे कर लेते हैं, चाहे सैंटनर आते हैं। फिर सऊदी ने अच्छी खासी बैटिंग करके रखी है। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के की भी मजबूरी है, और इसी मजबूरी के लिए आपको शार्दुल को भी 8 पे खिलाना पड़ता है। वरना कौन शामी बुमराह सिराज को, या शामी बुमराह प्रसिद्ध को, या सिराज बुमराह प्रसिद्ध को एक साथ नहीं खिलाना पसंद करेगा? हर कोई पसंद करेगा कि आप 3 ऐसे फास्ट बॉलर्स खिलाओ जिनका दबदबा है। शामी ऑरेंज कैप ले, वो पर्पल कैप ले गए कि सिराज ने कमाल की बॉलिंग की, और बुमराह का तो कोई रीजन है नहीं, उनको तो सबने देखा हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट की यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर है उसको लेकर के, और उसका आप क्या इलाज कर सकते हो? कल हमने देखा आयरलैंड के खिलाफ कितने सारे लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे। मेन टीम में हमारे लेफ्ट हैंडर नहीं है, जो हमारी जूनियर टीम है उसमें हम 6-6 लेफ्ट हैंडर्स के साथ खेल रहे हैं। तो दैट इज द वे इट इज, और इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि इतनी कोई परेशानी की बात होगी। अगर आप जिसको खिला रहे हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो टीम में दम है भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा, मतलब एक माहौल बन गया है कि मैंने एक वीडियो में भी बोला कि यार ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि क्या है ना, निगेटिविटी ज्यादा व्यूज लाती है। हम लोग भी निगेटिव न्यूज दे करके बहुत व्यूज ला सकते हैं। जब निगेटिव न्यूज आती है और उसको हम बताते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हम तो बताने के लिए बैठे ही हैं, तो हम सब देखते हैं किस तरीके से हम लोग का ग्राफ ऊपर जाता है। बट निगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपका मानना है उत्कर्ष की निगेटिविटी थोड़ी बनाई भी गई है कि यार कुछ नहीं हो सकता, ताकि लोग देखें तड़कता भड़कता मसाला, जो आपने बोला कि शॉक मिल जाए, अश्विन आ गए, अरे रिंकू आ गए, अरे शिवम दुबे आ गए एज अ फिनिशर। तो मेरा ख्याल से टीम इतनी भी खराब नहीं है ओवरऑल। अगर आप टीम देखो तो आपको कैसा लग रहा है? यार ओवरऑल टीम बहुत अच्छी है आपके पास। अब मैं क्या ही बोलूं, मैंने इस चीज को बोल दिया है ऑलरेडी, अपने चैनल पर बोल दिया, मैं वही चीजें अभी रिपीट करूंगा।
मैंने रेटिंग दी थी, मैंने कहा कि भैया 10 में से 8 अंक तो मैं इनको आराम से दूंगा इस स्क्वाड को, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर कोई मैं बस उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जनता से हमारे कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा कोई काउंटर वो चीजें नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो ऐसे भाई ने अभी बोला, सुफियान भाई ने, कि वो लोग जो निगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा यही सवाल है कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? अगर ये स्क्वाड नहीं होता तो क्या होता? जो आप अपसेट हैं, जैसे वो जो लोग अपसेट हैं, अगर ये नहीं होता स्क्वाड तो क्या होता? क्या किसको रखना चाहते थे आप? रिंकू सिंह को रखना चाहते थे? आप यशस्वी जायसवाल को रखना चाहते थे? आप मोहित शर्मा को रखना, आप किसको रखना चाहते थे? भाई आपके पास, आपके देखिए शुरू से आते हैं, आपके पास रोहित थे, विराट थे, शुभमन, अरे पहले तो स्टार स्पोर्ट्स ने बोला शुभमन नहीं है, मैंने डाल भी दिया भाई वो पे, विद इन अ 2 सेकेंड, आई थिंक विद इन अ 2 मिनट्स उस पे 100 लाइक्स थे, 150 लाइक आ गए ट्विटर पे, और एकदम वायरल। और मैं भी शॉक था कि भाई शुभमन गिल को ऐसा क्या हो गया कि भाई शुभमन गिल को नहीं रखा इन्होंने। वो बाद में स्टार स्पोर्ट्स ने करेक्ट किया कि नहीं नहीं शुभमन गिल है, लाइक क्या ही है यार ये। तो अब आपके पास रोहित थे, आपके पास शुभमन थे, आपके पास विराट थे, आपके पास श्रेयस थे, केएल थे, यही आपके बेस्ट टॉप 5 है, वो है स्क्वाड में, यही है, राइट। इसके अलावा कोई नहीं है। अगर आप किसी और को ढूंढ रहे हो तो आप जबरदस्ती ढूंढ रहे हो मेरे भाई, कोई नहीं है। आपको बैकअप में आपके पास ईशान हो सकते थे, आपके पास संजू सैमसन हो सकते थे, वो दोनों है बैकअप में, वो दोनों है आपके पास। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, यही 4 हो सकते थे। और कौन सा ऑलराउंडर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को, तो मेरे भाई पहले खिलाना चाहिए था। मैनेजमेंट ने बहुत क्लियर कॉल दी थी कि हम नहीं जा रहे हैं उनके साथ, वी आर स्टिकिंग विद दीज ऑलराउंडर्स जिनको हमने कंसिस्टेंटली खिलाया है। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। हो सकता है वहां पे आर अश्विन के स्पेसिफिक इंक्लूजन को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जो एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं, क्या वो स्क्वाड में हो सकते थे। पर फिर आपको समझना पड़ता है बैटिंग डेप्थ के बारे में, फिर से ये टीम आके फंसती है। अब बात आती है कि बल्लेबाजी अच्छा कौन करता है, चलो हमने गेंदबाजी का एक्सपीरियंस है, अश्विन को रखा। फिर बात आएगी कि अक्षर, ठाकुर या फिर अश्विन, तो उनको समझ में आता है कि अक्षर की बल्लेबाजी अश्विन से ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, तो हम अक्षर को प्रेफर करेंगे। शार्दुल क्योंकि पेस ऑलराउंडर है, तो वो एक अलग दृष्टिकोण ही बन जाता है उनके साथ, तो वो यहां पर प्रेफरेंस में चले जाते हैं। इसलिए आपके पास स्लॉट नहीं बनता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। फिर आती है आपके स्पिनर्स की बारी। देखिए कुलदीप ने ही ओडीआई प्रारूप में अच्छा किया है। आप चहल के लिए बुरा महसूस कर सकते हैं, लॉजिकल भी है, परंतु बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि चहल ने हाल फिलहाल में अच्छा किया भी नहीं, बहुत से राइट। मैचेस उनके खराब भी गए हैं, और कुलदीप ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओडीआई फॉर्मेट, स्पेशली इन ओडीआई फॉर्मेट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, वही आपकी टॉप प्रायोरिटी थी और वो स्क्वाड में है। चहल को बैकअप में रख सकते थे, अभी भी कहता हूं एक विकल्प था, नहीं रखा तो भी आप बहुत गलत नहीं कहेंगे मैनेजमेंट को। देन सवाल आता है यहां पर आपके पेस अटैक का। आपके पास बुमराह है, आपके पास प्रसिद्ध है, सिराज है, शामी है, भाई इनसे बेहतर पेस अटैक आपके पास ना है और ना होगा। यही आपके सबसे बेहतरीन पेसर्स हैं इस वक्त विश्व कप के लिए, एशिया कप के लिए, तो सब तो है स्क्वाड में। इसके बाद अब क्या अपेक्षाएं हैं ऐसी, क्या आपको गलत लग रहा है, तो वो फिर आपका अपना लॉजिक है, व्यूज बटोरने का चक्कर है, बाकी इसमें कुछ गलत है नहीं। स्क्वाड अपने बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में सबसे बेस्ट स्क्वाड पिक किया गया है। मैं इस चीज को डंके की चोट पे कहता हूं कि अपने सिनेरियोज में इससे बेहतर स्क्वाड नहीं पिक किया जा सकता था। सिर्फ इतने के लिए आप आर्ग्यू कर सकते हैं मेरे से, जिसको मैं खुशी खुशी लूंगा, कि क्या अश्विन को होना चाहिए था, क्या चहल को बैकअप में होना चाहिए था। सिर्फ मैं ये 2 चीजें लूंगा। बाकी वॉशिंगटन सुंदर का मैंने केस पहले समझा दिया कि देखो उनका जो इंजरी कंसर्न है ना, उसने वो भरोसा तोड़ दिया। सुफियान भाई ने भी हाईलाइट किया कि वो भरोसा मैनेजमेंट का तोड़ दिया है यहाँ पर, तो अब आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही सेम सिनेरियो उसके अलावा 2 चीजें हैं जिन पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, पर सिर्फ आर्ग्यू है, सिर्फ वो डिबेटेबल टॉपिक रहेगा। तो ओवरऑल स्क्वाड इज प्रिटी प्रिटी सॉलिड। आपके, मैं फिर से कहूंगा, रिसोर्सेज जितने थे भाई, वही बात है, आप सोच सकते हो कि कोई बहुत अच्छा प्लेयर होता, तो वो अच्छा प्लेयर है नहीं ना। जितने रिसोर्सेज थे उस हिसाब से इससे बेहतर स्क्वाड नहीं क्रिएट हो सकता था। पंत सिर्फ नहीं थे जो अनअवेलेबल थे, बाकी सब अवेलेबल भी है। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड तैयार हुआ है। तो अब ये जिम्मेदारी भी बनेगी वैसे भारतीय टीम की, कि अब ये नहीं कह सकते 2021 में, 2022 में शायद आप ये कह सकते थे डब्ल्यूटीसी फाइनल में आपके पास पंत नहीं थे, बुमराह नहीं थे, शायद आप बोल सकते थे इसके पहले 2022 में आई थिंक जडेजा नहीं थे, शायद वो इंजर्ड थे, मैं अगर गलत नहीं, बुमराह नहीं थे, जडेजा नहीं थे। इस बार ऐसा कोई सिनेरियो नहीं, सबके सब अवेलेबल हैं पंत को छोड़ के। और एक्चुअली सच्चाई ये है कि अगर केएल राहुल और पंत में से आपको नंबर 5 पे विकेट कीपर में चूज करना पड़ेगा ओडीआई फॉर्मेट में, आप केएल के साथ ही जाओगे। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है ये। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड भाई, मेरी सजेशन। और ऋषभ ने जो मैच जिताया था आपको इंग्लैंड में 50 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए, जो इंग्लैंड में हमारी सीरीज थी उसमें वो नंबर 4 खेले थे, तब श्रेयस की टीम में जगह नहीं बन रही थी। लेकिन सच्चाई है कि
है नहीं। और ये भी बड़ा उड़ा था बीच में कि ऋषभ पंत की बहुत सरप्राइज एंट्री होगी, बहुत ऐसी रिकवरी कर रहे हैं जैसे वो एवेंजर्स वाली मणि लगा के नहीं रिकवरी होती है, वो वाली रिकवरी हो रही है। मैंने कहा भाई वो क्रिकेट ही खेल ले वो लड़का, क्योंकि हम हमारी एज का है, तो वो बड़ी बात होगी। क्योंकि यार जो वो गाड़ी की हालत देखी थी भाई तुमने, वो ऋषभ पंत की यार, और बहुत ही हॉरिबल कंडीशन थी उसकी। उसके बाद वो फील्ड पे ही आ जाए, मैं वही तो यही बेटर है। कहता हूँ, वही मैं तो यही कहता हूँ कि खुशकिस्मती है कि हम ऋषभ पंत की वापसी की बात करते हैं, वरना वो जिस तरीके का एक्सीडेंट था ना, एक समय को लगा तो भाई ये क्या ही हो गया। मतलब एक समय हाँ के लिए तो कहते हैं ना कि एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो तो ठीक है, तुरंत विजुअल्स आ गए, वीडियो आ गए ऋषभ पंत के चलते हुए नॉर्मल दिख रहे थे वो, तो लगा कि ओके इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बाकी वो बहुत ही स्पीड में थी वो कार यार, और सीधा वो डिवाइडर के ऊपर, मतलब क्या ही बोले आप। ठीक है, बेस्ट विशेस की भाई सब कुछ यहाँ पे टच वुड की सारी चीजें सही हैं, और वो हम चर्चाएं कर रहे हैं उनके वापस आने की, लेकिन ऑब्वियसली 2023 में तो कोई चांस कभी था नहीं। आप जितना भी अच्छी रिकवरी करा लेते, वापसी तो उनकी 2024 में ही होगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, एक पॉइंट जिस पर मैं आऊंगा कि हमारे मतलब क्रिकेट सर्कल में क्या होता है कि जो बाहर टीम से रहता है वो हमेशा अच्छा प्लेयर होता है। जैसे तिलक वर्मा अभी आयरलैंड की सीरीज शुरू होने से पहले बहुत अच्छे थे, और उनको फिर वो उनको जगह मिल भी गई, थोड़ा उनका माहौल बना। और मैंने भी माना है कि तिलक वर्मा इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर। और मैंने अपने चैनल पे ये बोला था कि अगर आप श्रेयस अय्यर को नहीं ले जाना चाहते हो, अगर केएल राहुल नहीं फिट है, तो फिर आपको तिलक वर्मा को आप देख सकते हो एज एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। बट अब अगर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों फिट होकर के आ गए हैं, और टीम मैनेजमेंट ने मेरे ख्याल से महीनों पहले से क्लियर कर दिया था कि सूर्य कुमार यादव जीरो बनाए, एक्चुअली उन्होंने 3-0 बना भी दिए वनडे में बैक टू बैक, लेकिन हम सूर्य कुमार यादव के साथ ही रहेंगे, उनको हम 4 पे खिलाएंगे, 5 पे खिलाएंगे, 6 पे खिलाएंगे, बट वी विल स्टिक विद हिम। उनको संजू सैमसन से ऊपर खिलाया गया। आपको याद होगा बोला गया था कि संजू सैमसन विल बी द फिनिशर इन ओडीआई फॉर्मेट, जब लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप के टाइम पे ये खबर आई थी। लेकिन उनसे ऊपर, क्योंकि स्काई ने भाई उसके वर्ल्ड कप के बाद से लेकर के अभी तक टी20 में ऐसा बवाल काट दिया कि आप एक मतलब आपको गुस्सा आता है देख करके कि भाई प्लीज वनडे में रन बना दे, भाई वनडे में भी रन बना दे। इस तरीके से उन्होंने जो खेल दिखाया आपकी आपकी टी20 फॉर्मेट में लास्ट 1 ईयर में, तो ये भी टीम मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था। तो 3 बंदे बाहर रह गए हैं जिनके अब चर्चे हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आपका उन पर भी रिएक्शन लूंगा। शिखर धवन का कोई चांस था इस प्लेइंग 11 में, इस 15 में, इस 17 में आने में, और आना चाहिए था आपके हिसाब से? आना चाहिए था या नहीं था, उस पे मैं थोड़ा सा डाउट में रहता हूँ, क्योंकि देखिए आईसीसी टूर्नामेंट्स में उन्होंने हमेशा अच्छा किया है। मतलब एशिया कप हाँ। बोल लो, इसके बाद वर्ल्ड कप बोल लो, तो थोड़ा सा लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। हिज समवन जिसको मैं थोड़ा सा कहते हैं, वो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए मेरे मन में। तो आई से कि हो सकता है, हो सकते थे, पर सच्चाई ये है कि टीम मूव ऑन कर चुकी है, तो फिर डिबेट करने का कोई टॉपिक बनता नहीं। और सेम चीज भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने तो मेरे ख्याल से 2 साल से वनडे खेला ही नहीं है, उनको लोग कमेंट्स में मेरे से बड़ा पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो फिर से ही पूछ लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार पे आपका क्या मानना है? उनको देखा जा सकता था, होने चाहिए थे, या उनकी फिटनेस अलाउ करती है कि वो हो सकते थे ओडीआई फॉर्मेट में? सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या फिटनेस अलाउ करती थी, पहला सवाल। अगर करती भी थी, पहली बात तो शायद करती ही नहीं थी, और दूसरी बात अगर करती भी थी, तो फिर ये देखा जाता है कि जो है क्या वो उनसे बेहतर है, और प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को फिर कंसीडर किया जाता है। और इस वक्त जो आपके पास है एक्चुअली, वो आई थिंक उनसे ज्यादा बेहतर आपके लिए ओडीआई प्रारूप में इस वक्त करेंटली, मैं फिर से कहूंगा करेंटली कर रहे हैं। बाकी भुवनेश्वर कुमार जब अपने समय में जितना बेहतर किए हैं वो हम सभी लोग जानते हैं, मैं खुद भुवनेश्वर का बहुत बड़ा फैन हूँ। पर अभी तो आप जब बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा और देखते हो कि सिराज और शामी, स्पेशली आपके पास जब ये ट्रियो देखते हो, बुमराह सिराज शामी, आपको लगता है शायद इससे उन बेहतर तीनों का आप भी एक स्लॉटिंग कर। साथ में फीचर करना मुश्किल है, क्योंकि आप बैटिंग डेप्थ के लिए शार्दुल को या अक्षर को खिलाओगे एज अ थर्ड स्पिनर जहां होगा, तो फिर भुवनेश्वर का कैसे चांस बनता? अगर आपके 3 मेन पेसर भी नहीं खेल पा रहे हैं एक साथ टीम में, तो फिर आप भूवी को कैसे टीम में खिलाते हैं? तो बस इसके बाद वर्ल्ड कप है, एशिया कप की टीम तो हमारे पास आ गई। पहले आप ये बताओ क्या लगता है एशिया कप श्रीलंकन कंडीशंस में, क्योंकि बड़ा बवाल हुआ यार एशिया कप को लेकर के कि यूएई में होगा, श्रीलंका में होगा, पाकिस्तान कह रहा था हम तो भाई जाने नहीं देंगे इसको अपने यहाँ से, वो 2 मैच ले भी गए अपने वहां पे। तो क्या लगता है आपको कि एशिया कप भारत पिछले साल के मुकाबले इस साल भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी? और श्रीलंकन कंडीशंस को देखते हुए क्या लगता है आपको? यार इस पर तो फिर से मैं यही चीज हाईलाइट करूंगा, मैं कहूंगा कि देखो, अगर
एशिया कप आपके लिए वो स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। देखो, अगर विश्व कप जीतना है ना, विश्व कॉन्कर करना है, तो पहले एशिया तो जीतना पड़ेगा ना मेरे भाई, बहुत ही सीधी सी बात है। तो कंडीशंस भी आपके फेवर में है एक्चुअली, मतलब एशियन कंडीशंस ही हैं वो, हर एशियन टीम के लिए फेवर में ही मानी जाएंगी, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल भी आप कह सकते हो। तो कुल मिला के बातचीत यहाँ पर यही है कि ओवरऑल आप मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल चांसेस है। और व्हेन इट कम्स टू ओडीआई फॉर्मेट, चलो टी20 होता ना, तो मैं कहता कि नहीं यार, पाकिस्तान कुछ कर सकता है, बांग्लादेश कर सकता है, जो मतलब एक्चुअली श्रीलंका कर सकता है, पिछले साल करके दिखाया भी है। बट जब ओडीआई प्रारूप की बात आती है ना, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है, आप एक बार पीछे भी हो गए मैच में तो भी आपके पास फिर से आने का मौका रहता है। आई थिंक यहाँ पे भारत का दबदबा थोड़ा ज्यादा रहेगा दूसरी टीमों की तुलना में, निश्चित तौर पर। एंड ऑब्वियसली दे आर द फेवरेट्स टू विन द ट्रॉफी। और एक चीज और कहूंगा, कोई भी टूर्नामेंट तो भारत खेलता है वो फेवरेट ही रहता है। तो पहली बात तो ये तो सवाल ही थोड़ा सा अजीब हो जाता है आज के टाइम में कि क्या फेवरेट्स हैं कि नहीं है, हम नहीं है तो कौन होगा। ऑब्वियसली हम फेवरेट्स रहते हैं, पर 10 साल का पिछला इतिहास उठा के देखोगे तो लगता है कि बस फेवरेट वो पन्नों में ही रह गए, वो हुआ कुछ नहीं है। तो दोनों पक्ष हैं, इधर भी है उधर भी है, ग्लास है आधा खाली भी है आधा भरा भी है, आप किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पर मेरी समझ से ऑब्वियसली वी आर फेवरेट्स, और ओडीआई प्रारूप में मैं थोड़ा सा ज्यादा इंडिया को बैक करूंगा इन कंपैरिजन टू एनी अदर टीम। यही जो थोड़ा-सा माहौल बनाया जा रहा था और जिस तरीके से, क्योंकि आपको सेल भी करनी होती है राइवलरी थोड़ी, खास करके एशिया कप में। तो ये जो सवाल थे कि क्या पाकिस्तान की यूनिट सेटल्ड है, उनके पास उनकी टीम सेट है, हमारे तो इंजर्ड प्लेयर का नहीं पता है, हमें नंबर अपने 4 का नहीं पता है, ये है वो है। तो मेरा इस पे सिंपल पॉइंट रहा है कि हाँ, उनकी टीम भले ही इस समय पेपर पे आपको थोड़ा सेटल्ड लग रही हो, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, स्पेशली इन दी ओडीआई फॉर्मेट, वो मतलब ठीक ठाक गैप है, खास करके इंडिया में और पाकिस्तान में, स्पेशली इन दी ओडीआई फॉर्मेट। मतलब आप अगर रिजवान के अगर वो नंबर 4 खेलते हैं या उनके विकेट कीपर हैं और आप उनको के राहुल से कंपेयर कर रहे हो, तो यार एक बार अगर आप दोनों के हाईलाइट देखोगे, जिस बंदे ने लॉर्ड्स में शतक लगा रखा है, जिस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा रखा है और साउथ अफ्रीका में मतलब टेस्ट फॉर्मेट में शतक लगा रखा है, जो 55 का एवरेज कैरी कर रहा है नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए, तो यार वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कंपैरिजन ही मैं कहूंगा कि केएल राहुल के लिए हो जाता है, क्योंकि रियलिस्टिकली कोई कंपैरिजन क्वालिटी के मामले में बनता है नहीं। रोहित शर्मा का इमामुल हक से क्या कंपैरिजन बनता है भाई, आप बताओ। एक आपका कप्तान है, वन ऑफ द ऑल टाइम ओडीआई ग्रेट। अब ये विराट और बाबर का जो कंपैरिजन है, मतलब मैं बाबर को कुछ कह नहीं रहा हूँ कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगर बुरा मान जाए, लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि एक बंदा जिसने मतलब कितने 15 साल हो गए विराट कोहली को अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलते हुए, 15 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक दूसरा जो कप्तान है उसकी उम्र ही 27-28 साल है। तो मतलब जब वो 14-15 साल के थे तब विराट कोहली ने डेब्यू किया था, तो इसका कोई कंपैरिजन मेरे ख्याल से है नहीं। तो मैं वहां पर पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि चाहे पाकिस्तान हो जाए, हाँ क्या ये हरा सकते हैं भाई, क्रिकेट में हरा तो कोई भी किसी को भी सकता है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती थी पिछले साल, वो भी हारे ही थे आयरलैंड से। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार के बाहर हो गई यार, मैं तो उनको समझ रहा था कि अब ये सरप्राइज करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। कंडीशंस भी उनके मतलब की थी, उनके पास बॉलिंग अटैक भी अच्छा था, पेस खेलने वाले प्लेयर्स भी थे, सब कुछ था। वो नीदरलैंड से हार के बाहर हो गए। तो हाँ कोई किसी को भी सकता है, बट मैं यहाँ पर उत्तर से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि आपका पलड़ा भारी है, अच्छा खासा भारी है। अब आप खुद ही कुछ कर लो, खुद ही प्रेशर ले लो, जो हाल फिलहाल में हमने देखा है, उसकी मैं तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ओवरऑल पेपर पर इंडिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। तो अब यहाँ से जल्दी से ट्रांजिशन मारते हैं, वर्ल्ड कप पर चलते हैं। वर्ल्ड कप में क्या लगता है उत्कर्ष आपको, 15 की टीम भेजनी है? आज अजीत अगर ने बोला कि 5-5, वो बार बार कह रहे थे 5 सितंबर 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को ही आपकी टीम आएगी, मुझे तो ऐसा लगता है उससे पहले नहीं आने वाली है। 5 सितंबर को जब आप पाकिस्तान से 2 तारीख को मैच खेल लोगे, सब हो जाएगा, उसके बाद ही टीम 5 को अनाउंस होगी। तो क्या लगता है आपको, कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं, या चलो 18 में संजू को भी इंक्लूड कर लो, जो 18 प्लेयर हैं उसमें से कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो कि जाएंगे, और 15 आपकी प्लेयर जो है वो बनेगी वर्ल्ड कप की टीम? इजी। एक्चुअली ये इजी हो गया है स्क्वाड देखने के बाद। देखिए, केएल राहुल अगर फिट हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली हो जाएंगे एक दो मैचेस के बाद, या हो सकता है पहले मैच से ही फिट रहे, बेस्ट केस सिनेरियो। तो फिर तो केएल राहुल ईशान किशन हो गए, तो फिर संजू सैमसन की एक्चुअली जगह बनेगी नहीं, क्योंकि ईशान किशन के साथ क्या आता है, ही कम्स एज अ बैकअप ओपनर एज वेल। तो एक बैकअप ओपनर भी आप कैरी करेंगे, वो एडवांटेज आपको हो जाता है। तो ये चीज आ गई यहाँ पर, और फिर संजू सैमसन पीछे हट जाएंगे, तो 18 में से 17 बचे। अब इसमें इन दो में एक्चुअली आई थिंक तिलक वर्मा भी बाहर हो जाएंगे।
मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि तिलक वर्मा है क्यों, पर अगर है भी तो वो बाहर हो जाएंगे, वो कट हो जाएगा स्पैट। क्योंकि देखिए वो अभी भी समझ में आता है कि चलो आप वर्स्ट के सिनेरियो शायद ये देख रहे होगे कि केएल भी ना खेले मे बी, एंड मे बी श्रेयस भी ना खेले, जस्ट सपोज मे बी अभी वो मतलब इंजरी से आ रहे हैं, यू नेवर नो कि भाई कुछ हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, तो लगा कि चलो सूर्य को भी खिलाएंगे एंड हम तिलक को भी खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे यहाँ पर जो है ईशान से चलो ओपन करा लिया, मतलब एक तिकड़ा हम ये बैठाने की कोशिश करेंगे कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या क्या चीजें जाएंगी, तो आप खिला सकते हो। पर अगर वो दोनों फिट हैं, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा चांसेस हाइयर उसी के हैं, वो दोनों फिट हो जाएंगे, वो दोनों खेल जाएंगे, फिर आपका बैकअप कौन आता है नंबर 4 नंबर 5 के बाद, अब बैकअप है आपका सूर्य कुमार यादव, और बैकअप का बैकअप है तिलक वर्मा। तो बहुत पीछे रह जा रहे हैं एक्चुअली तिलक वर्मा, क्योंकि नीचे तो आप रख नहीं पाओगे, वहां तो रविंद्र जडेजा लॉक है, वहां तो शार्दुल ठाकुर हार्दिक पांड्या लॉक हो जाएंगे, हार मतलब चलो शार्दुल नहीं लॉक होंगे पर और सब तो लॉक हो जाएंगे। अब इसके नीचे तो आप तिलक वर्मा को नहीं खिलाओगे ना यार, आप नंबर 8 पर तो नहीं खिलाने वाले हो उनको, वहां तो आगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी आपको 2 ओवर, वैसे भी वहां आगे वो गेंदबाजी देंगे तो आपके बॉलिंग ऑप्शन ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वो 5 ओवर और 6 ओवर तो डाल नहीं सकते, 8 ओवर डाल नहीं सकते, वो मैक्सिमम डाल सकते हैं 2-3 ओवर आपके लिए, इतनी ही अनुभव है उनको गेंदबाजी का, तो फंस गए आप, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, तिलक वर्मा सिर्फ बैकअप का बैकअप है, तो गए तिलक वर्मा। इन शॉर्ट नहीं होती है जगह, और मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जगह क्यों है, पर ठीक है। तो मेरी समझ से या तो आप सूर्या को हटा दो, तिलक को रखो, तब एक काम ये कर सकते हो, आ, कर भी सकते हैं ये, लेकिन मेरी समझ से तिलक वर्मा जाएंगे, तो फिर ये 16 मैन स्क्वाड हो जाएगा। इसके बाद अब एक एक कॉल बचेगी, या तो आप प्रसिद्ध को बाहर कर दो, और या तो आप सूर्या को बाहर कर दो, वेरी सिंपल, और कोई बाहर नहीं जाएगा इसमें से। मेरी समझ से सबके सब स्टिक करेंगे, टीम यही डिसाइड करेगी कि क्या 4 पेसर सच में चाहिए, क्या 3 मतलब वो इनफ नहीं है हमारे लिए, और क्या सिर्फ हम 3 में 2 ही एक्चुअली नहीं खिला रहे हैं, कितना भी रोटेट करेंगे फिर भी प्रसिद्ध तक नहीं पहुंचेंगे। अगर ये फैसला लेते हैं, जो कि शायद नहीं लेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं ये रोटेट करेंगे, ये प्रसिद्ध के साथ भी स्टिक करेंगे, मुझे लगता है ये सूर्य को भी बाहर कर देंगे। अंत परंत केएल श्रेयस ईशान सब ड्राफ्ट इन हो जाएंगे, ये सूर्य को भी बाहर करेंगे, ये तिलक को भी बाहर करेंगे, ये 2 बल्लेबाज ही हटाने वाले हैं टीम से, ऑलराउंडर भी वही रहेंगे, गेंदबाज भी वही रहेंगे, और विकेट कीपर्स भी वही रहेंगे। दिस इज व्हाट आई फील। ओके। तो यार मैंने कुछ एक पोस्ट डाला था कि अपने लोगों को बताया था मैंने कि उत्कर्ष भाई के साथ बहुत जल्द बातचीत होने वाली है, तो कुछ सवाल वहां पर आए, मैं रिफ्रेश करके लेता हूँ, आप उनके फटाफट से जवाब दे दो, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा थे लोगों के, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अकेले कहाँ तक जवाब देते रहेंगे। तो ये कौन है, स्तंभ बासु पूछ रहे हैं, हु कैन बी ड्रॉप्ड अमंग सिराज, शामी एंड बुमराह इन द एशिया कप एज वी नीड शार्दुल एज एन ऑलराउंडर इन दी 11। वही जो सवाल अभी उठा था कि शार्दुल खेलेंगे तो आप अपने 3 मेन पेसर्स को ही, जैसे मैंने बताया था कि एक साथ प्लेइंग 11 में शायद फीचर ना कर पाओ, तो वो जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से कौन होगा जो बाहर बैठेगा, शामी, सिराज या बुमराह में से। मुझे लगता है एक्चुअली देखिए जसप्रीत बुमराह तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाते हैं, वो तो आपके प्लेइंग 11 में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके बाद आती है राइट। गाज, सिराज और शामी पे, इन दो में से आपको एक प्रेफर करना है। एक्चुअली ना हाल फिलहाल में मोहम्मद सिराज ने मोहम्मद शामी से ज्यादा बेहतर किया है व्हेन इट कम्स टू ओडीआई फॉर्मेट। शामी के पास अथाह एक्सपीरियंस है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो मैच विनर भी है अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 विश्व कप, आपको याद आता है, वो तो उनकी ताबड़तोड़ ओवर्स ने बचा लिया था, नहीं तो हम तो अफगानिस्तान से भी हार रहे थे। तो वो चीज थी कि ठीक है वो इस तरीके के मैच विनर है, पर इस टाइम पे आपको टफ कॉल देनी पड़ेगी, आइदर सिराज और शामी। मैं पर्सनली सिराज के साथ जाऊंगा, एक्चुअली मैं वो युवा जोश पे थोड़ा सा ज्यादा बिलीव दिखाऊंगा। पर अगर टीम शामी के भी साथ जाती है तो मेरे को उससे कोई कोई इशू नहीं है, मतलब आई विल बी हैप्पी, चाहे इस वे में जाओ चाहे उस वे में जाओ। वो एक है कि एक को तो हटाना ही है, आपको डिफाइन करना। चलो हैदराबाद, वैसे हैदराबाद में तो हम खेलेंगे नहीं, लेकिन अगर हैदराबाद में खेल रहे होते तो मैं कहता कि नहीं, या तो सिराज को जरूर खिलाओ, क्योंकि हैदराबाद उनका होम ग्राउंड, ही नोज हाउ टू परफॉर्म हियर, और वो हमेशा अच्छा करते हैं, आप खिला सकते हो। तो स्पेसिफिकली ग्राउंड वाइज आप चल सकते हो कि कहाँ कंडीशंस कैसी हैं, कहाँ किस तरीके का हमें गेंदबाज चाहिए, शायद उस हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग अपनी करोगे, स्टैट्स देखकर करोगे, तो ये रोटेट वाली बात है, पर प्रायोरिटी मेरी सिराज। अच्छा, गर्व गोयल का ये हम पूछना है कि क्या अर्शदीप सिंह, उनका नाम तो मैं लेना भूल गया, कि अर्शदीप सिंह एज ए लेफ्ट आर्म पेसर आपकी 15 मेंबर स्क्वाड में क्या होने चाहिए थे, क्या आप उनको कंसिडर करोगे, स्पेशली अर्शदीप के लेफ्ट आर्म एंगल को देखते हुए, आपको क्या मानना है? मैं तो बिल्कुल ही साफ कहूंगा कि भाई कंसीडर करना था तो फिर खिलाना चाहिए था, नहीं खिला रहे थे तो कंसीडर नहीं किया था, और ये तो बहुत साफ था। जयदेव उनादकट को जब टीम ने ड्राफ्ट इन कर लिया और उनको नहीं किया, तो वो समझ में आ रहा था, क्लियर सिग्नल थे कि अर्शदीप की तरफ ओडीआईज में एक्चुअली टीम देख ही नहीं रही है, वो उनको मैं तो टी20 बड़ा ही देख रहे हैं। उनादकट को वो बांग्लादेश की सीरीज से टेस्ट में वो गए थे जहां पर उन्होंने टेस्ट में कम किया, तो उसके बाद वो ओडीआईज में आए, तो एक तो बैटिंग कर सकते हैं, मुझे लग रहा था कि शायद एक ये सोच हो कि अगर शार्दुल की जगह हम किसी लेफ्ट
आर्म सीमर को देखें तो कोई ऐसा लेफ्ट आर्म सीमर मिल जाए जो बैटिंग कर ले, तो क्योंकि राइट आर्म सीमर में तो दीपक चहर को छोड़ के ऐसा कोई प्लेयर है ही नहीं जो बल्लेबाजी कर पाए। और दीपक चहर से भी टीम आगे बढ़ गई थी जब उनका ब्रेक डाउन वर्ल्ड कप से पहले हो गया था, मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज थी। उसके बाद जब बांग्लादेश गए थे वर्ल्ड कप के बाद, वहां पर भी वो 4-6 ओवर फेंक के चले गए थे। उसके बाद रोहित को थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, उन्होंने बोला भी था प्रेजेंटेशन में कि यार ये सब आ जाते हैं और आधे फिट होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एज ए कैप्टन मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो कि सही बात भी है यार, कोई आप आ रहे हो, 2 बॉलर एक ही मैच में इंजर्ड हो जाए तो उसमें कप्तान क्या करेगा? उसने तो खुद टूटे अंगूठे से बैटिंग करके दिखा दी कि भाई बैटिंग उन्होंने की थी और वो मैच बहुत करीब ले गए थे। तो वो तो उन्होंने बोल ही दिया था रोहित ने, तो और दीपक से भी टीम आगे बढ़ गई थी। तो उनादकर को जब मैंने देखा पहले तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि यार उनादकर एकदम ही से ओडीआई फॉर्मेट में, जो आईपीएल में उनका कुछ ऐसा नहीं गया था कि आपको लगा हो कि हाँ बहुत अच्छा आईपीएल, मुंबई में उस समय वो थे, इस साल एलएसजी में थे, इस साल भी अच्छा नहीं गया, उसके बावजूद उनको लेकर के गए थे। तो क्लियर था कि अर्शदीप आपकी कंसिडरेशन में है ही नहीं फॉर ओडीआई फॉर्मेट। आई थिंक हो सकते थे, एक आप ट्राई सबको करा था तो अर्शदीप को भी कर लेते, बट दैट इज द वे इट इज। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, जैक जुबैर बोल रहे हैं कि वो सिर्फ आपकी और मेरी वीडियो देखते हैं और वो काफी एक्साइटेड है, तो उनको थैंक यू जैक को। और आकाश क्रिएशन पूछ रहे हैं अगर उत्कर्ष भाई को कभी टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए तो वो कौन से 3 बोल्ड डिसीजन लेंगे जो आईसीसी इवेंट्स टीम इंडिया को जिता दे? चलो भाई उत्कर्ष बताओ, आपका आकाश क्रिएशन आकाश क्रिएशन 1727 इनका हैंडल है, इनको बताओ 3 बोल्ड डिसीजन अपने फटाफट जो आईसीसी आकाश भाई ने तो बहुत ही क्रिएटिव वाले सवाल पूछ लिए मैं देखो बोल्ड डिसीजन से एक्चुअली काम बनेगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप बात करते हैं आईसीसी ट्रॉफीज की, हम भारत क्यों नहीं जीत रहे हैं? भारत नहीं जीत रहा है क्योंकि आप सेमीफाइनल और फाइनल सही तरीके से खेल नहीं रहे हो। कौन नहीं खेल रहा है? आपके बल्लेबाज मोस्ट ऑफ द टाइम। आप कहेंगे कि हो सकता है 2022 का वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल बोलेंगे कि जब हमने एक भी विकेट नहीं चटकाई थी, 168 168 आई थिंक बने थे, जो बड़े आराम से बन गए थे। बट एट द एंड ऑफ द डे वहां पर भी एक्चुअली 168 बहुत कम स्कोर था, जिस तरीके की वो पिच थी ना, वो इंग्लैंड के लिए बहुत खिलौना हो गया था। 200 पर भी आपका मुश्किल था जीतना उस पिच पे। एग्जैक्टली, तो उसमें भी आप गेंदबाजों को ब्लेम कर नहीं सकते। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके बल्लेबाज खराब करते हैं। अब बात यह है कि बल्लेबाज खराब करते हैं तो क्या आप बल्लेबाज को ड्रॉप कर दोगे? वो है कौन बल्लेबाज? वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल। ये वही बल्लेबाज है जो आपको सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाते हैं। ये वही है जो आपके लिए 4 मैचेस में 400 रन बनाते हैं। और अगर सेमीफाइनल में नहीं बनाएंगे तो क्या इनको ड्रॉप कर दोगे? अब नहीं कर सकते। सो एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू द मेंटल टफनेस, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल द प्रेशर ऑफ सेमीफाइनल एंड फाइनल। एक्चुअली टीम इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, प्रेजेंटेशन में आके बोलते हैं इट इज जस्ट अ गेम, बट एक्चुअली में इट इज जस्ट अ गेम रहता नहीं, और कभी नहीं रहता। एक्चुअली इंडिया वर्सेस पाक आप कभी भी खेलेंगे, इट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज मच मोर देन अ गेम। और ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि आप देखो एट द एंड ऑफ द डे आप ह्यूमन हो। आप कितना भी करो नहीं हमारे लिए गेम है, आप अरे भाई इंडिया वर्सेस पाक मैच की वाइब भी अलग होती है यार। तुम कोई भी मैच उठाकर देख लो, उससे लाख गुना अलग वाइब आपको फील होगी। और हो तो इंसान ही, कितना भी वो चीजें रखो। तो वो प्रेशर जो एक्चुअली भारत कहता है कि हम कभी नहीं लेते, ये वो टीम है जो सबसे ज्यादा लेती है, वही कह कह के कि हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। और यही है इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, तो मुझे अगर बोल्ड कॉल, तो मैं कोई ऐसा बोल्ड कॉल नहीं लूंगा कि मैं इनको हटा दूंगा उनको हटा दूंगा, वो सब करने से कुछ नहीं होता। यही हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं, आपको समझना पड़ेगा जो हाल फिलहाल में कर रहे हैं। हाँ हो सकता है मैं बहुत सोचूं तो मेरे जहन में कुछ है कि हाँ ये कर दिया तो क्या ही पता, एकदम क्या ही केमिकल लोचा हो जाएगा, सब बदल जाएगा। बट एनीवे व्हाट आई पर्सनली टेल देम, जब मैं उन्हें बैठाऊंगा अपने पास तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लीग स्टेजेस छोड़िए, जस्ट फोकस कि आप सेमीफाइनल और फाइनल में खुद को अंडर प्रेशर कैसे टेम्परामेंट पे को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ वहां पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। और नॉट इट, और ये चीज, ये फैलेसी, ये जो आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना, इट इज जस्ट अ गेम, इट इज जस्ट अ गेम, ये फालतू चीज हटा के फेंक दो। पहली बात तो ये फालतू चीज है, ये बहुत इरिटेटिंग है। ठीक है, हर गेम हारोगे तो बोलोगे इट इज जस्ट अ गेम, जीतोगे तो बोलोगे इट इज जस्ट अ गेम। ये सब मत करो यार। अगर इंडिया वर्सेस पाक है तो ओपनली बोला करो। जो लोग सबसे ज्यादा चिल रहते हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर करते हैं। दूसरी टीमें आके बोलती है यस इट इज इंडिया वर्सेस पाक, हमें पता है बड़ा गेम है पर हम रेडी हैं। ये चीज रखा करो। ये चीज ना खुद को ही अंडर डिफाइन करने लगते हैं कि अरे इट इज जस्ट अ गेम, वी डू नॉट थिंक अबाउट दैट। और उसके बाद हारने के बाद 45 मिनट्स ऑफ बैड फेज एक्चुअली कॉस्ट अस द गेम। यार ये सब मत करो। मैं, मेरे को बोलना होगा तो मैं यही कहूंगा, ये सब फालतू चीजें मत करो, ये सब सिर्फ बहाने हैं।
ऑनेस्ट रहो अपने से भी और जनता से भी। बड़ा मैच है तो बोलो हाँ बड़ा मैच है, पर हम तैयार हैं। ये कॉन्फिडेंस दिखाओगे, तुम खुद जाके फील्ड में परफॉर्म करोगे। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर मैं शायद काम करूंगा, ऐसा कोई बोल्ड कॉन्फिडेंस। अरे यार, तुमने बिल्कुल वही बात कर दी। अभी हम 2-3 दिन पहले अपने दोस्त के साथ बैठे थे, हम लोग ऐसे नहीं, फोन पे हम लोग बात कर रहे थे। जब वेस्ट इंडीज वाली T20 सीरीज आ रहे, तो ऐसे ही बात होती रही, तो वो क्रिकेट पे घूम करके बात आ गई। तो बात ये हुई, तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई थी, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आ रहे थे 2017 में। उसके बाद विराट कोहली को हमने देखा था सबके साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, और वो तो उस टाइम पे लोग काफी ये हुए कि यार तुम हार के इतना खुश हो, और आरसीबी जब हारती है तो आप इतने खुश नहीं दिखाई देते हो, तब तो आप सैड दिखाई देते हो। तो ये काफी सवाल उस टाइम उठा था, अगर आपको याद होगा। अब तो थोड़ा टाइम हो गया उस बात को, 6 साल हो गए। उस टाइम से उस टाइम से ये चीज शुरू हुई थी कि इट इज जस्ट अ गेम, और हम तो चिल रहते हैं, हम तो बाहर सुनते नहीं है। हालांकि धोनी ने ये चीज शुरू की थी, बट धोनी का जो दिमाग है वो बैलेंस को जानता है। ये मेरे दोस्त ने बोला था अरे तो यही कि वो अभी हाल बैलेंस फिलहाल में एक चीज बहुत बहुत वायरल हुई थी कि देखो धोनी के लाइन बोलने से कोई धोनी नहीं बन जाता है। हार्दिक पांड्या भी अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में आया था कि क्या बोलते हैं वो, उनकी एक बड़ी लाइन फेमस थी यार, मतलब स्पेशल होना अलग चीज है। हाँ, इट इज गुड टू बी स्पेशल, इट इज गुड टू बी यूनिक। तो वही चीज है कि यार धोनी की लाइन बोलने से कोई धोनी नहीं बन जाता है, ठीक है। एक क्वालिटी होती है, सिर्फ ये बोलने से कि इट इज जस्ट अ गेम। भाई धोनी बोलता था ना इट इज जस्ट अ गेम, तो वो ट्रॉफी तब भी दिला देता था, वो फाइनल जिता देते थे, इसलिए वो बोलते थे इट इज जस्ट अ गेम। तो उनके मुंह से ये सुनना अच्छा लगता था। आप 10 साल से ट्रॉफी जीत नहीं रहे हो और सारी चीजों में आके बोलोगे इट इज जस्ट अ गेम, तो वो चीजें इरिटेटिंग हो जाती हैं। ये चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आप भी लगातार ट्रॉफी जीत रहे होते तो हम भी कहते देखो क्या गजब, इट इज जस्ट अ गेम बोल के क्या ही गजब का टेम्परामेंट है। पर वो टेम्परामेंट फील्ड पे नहीं दिखता, वो बाहर ही दिखता है। दैट इज द प्रॉब्लम। और कई प्लेयर्स, मुझे याद है मैंने पुजारा का एक आर्टिकल पढ़ा था यार, कि इंटरव्यू देखा था जब हम पहला WTC हारे थे 2021 का। तो पुजारा ने बोला था कि यार हम लोग बहुत नर्वस थे जब WTC होने वाला था, और उन्होंने खुद के पर्सनल ओपिनियन दिया था कि मैं तो बहुत नर्वस था। और उस टाइम याद होगा आपको कि एक चला था कि पुजारा को ड्रॉप किया जाएगा, इंटेंट वाले बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि तब केएल राहुल के मिडिल ऑर्डर में टेस्ट में भी खेलने की बात आती थी। और उसके बाद तो पुजारा ने बोला था कि यार अगर मैं दोबारा WTC फाइनल खेलने का मुझे मौका मिला, तो मैं एकदम चिल रहने की कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा प्रेशर लेने की कोशिश नहीं करूंगा, और अपना अटैकिंग गेम, नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करूंगा। वो उन्होंने कुछ ज्यादा ही अटैकिंग खेल दिया फिर WTC के फाइनल में, तो ऊपर कटिंग मारते हुए आउट हो गए। तो मेरा वही कहना है कि अगर थोड़ा सा बैलेंस बना रहे, जैसे हार्दिक पांड्या जब आईपीएल का फाइनल हारे, तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं आईपीएल फाइनल हारता, मैं मुझको ऑप्शन मिलता, तो मैं धोनी से हारना पसंद करता। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाती है। वहां पे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप खुद को कह दोगे कि हाँ भाई बड़ा गेम है, हम थोड़ा सा वीक हैं, हमारे प्लेयर ने ज्यादा खेला नहीं है, हमारे इस वाला प्लेयर को इंजरी है, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो जब आप उस तरीके का प्रेशर लोगे कि हमें बेहतर होना है, वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आपके लिए, कि कंसिडरिंग आप ये प्रेशर ले लो कि यार मैं ट्रोल हो जाऊंगा, तो मैं ये कूल लाइन बोल देता हूँ कि मैं ये हो जाए वो हो जाए। ये एग्जैक्टली। थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा वहां रियलिटी में पर। रहे तो ज्यादा बेहतर है, ओवरऑल पॉइंट यही है। करेक्ट। गौतम आचार्य का तो सवाल का जवाब उत्कर्ष ने दे ही दिया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या चहल होंगे 2000 वो प्लेइंग 11 में इस वर्ल्ड कप पे, तो वो तो आपको मिल ही गया कि चहल का खेलना मुश्किल है। और यहाँ पर गौतम शिंदे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेन रीजन फॉर नॉट टेकिंग यूजी इन एशिया कप स्क्वाड। वो भी तकरीबन आपने बता दिया, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा हाईलाइट करो कि एक मेन रीजन वो पूछ रहे हैं। बिकॉज आपके पास उनसे बेटर रिस्ट स्पिनर था। दैट तो है कि आपके पास अगर बेहतर ऑप्शन है, और आप 15 ही पिक कर सकते हो। अब या तो आप एग्जैक्टली, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन था और आपको ये डिसाइड करना था कि एक ही पिक कर सकते हैं, या तो ये या तो वो। आपने बेहतर को पिक किया, सिंपल ओडीआई फॉर्मेट में। और स्नेहा स्नेहाशीष बोल रहे हैं कि ईशांत शर्मा का रिप्लेसमेंट मुकेश कुमार क्या आपको ठीक लगते हैं? तो टेस्ट फॉर्मेट का थोड़ा चले गए, और शिखर धवन के रिप्लेसमेंट शुभमन गिल क्या उसी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे आईसीसी टूर्नामेंट में? अब यार आईसीसी टूर्नामेंट का कहना तो भाई ये तो पता चल जाएगा अगले कुछ महीनों में, बिल्कुल ही पता चल जाएगा। पर शुभमन गिल देखिए ऑब्वियसली नए यंग बड़े टैलेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात होती है कि शायद उनके ओवरसीज रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है, वो इंडिया में अच्छा करते हैं या फिर मोस्ट मतलब टारगेट किया जाता है अहमदाबाद में काफी अच्छा करते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है, इट इज फाइन, एटलीस्ट ही इज स्कोरिंग इन योर कंडीशंस। ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि आपकी कंडीशंस में तो बंदा स्कोर कर रहा है ना। तो वो चीज बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है कि
मैचेस भी खेलने हैं, पाकिस्तान से आपको वहाँ खेलना है, अगर आप फाइनल में पहुंच गए तो भी आपको वहीं खेलना है, तो ये तो अच्छी अब चीज है। पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में अगर उन्होंने शतक जड़ दिया तो ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप चाहोगे ना कि ऐसा खिलाड़ी आपके पास रहे, भले वो अहमदाबाद में रन बनाए, तो अहमदाबाद में तो बना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई थिंक वो डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक खिलाड़ी से खिलाड़ी को रिप्लेस करना एक्चुअली थोड़ा सा ये गलत हो जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपने साथ एक अलग चीजें लेकर आता है। पर हाँ ठीक है, मुझे लगता है ही इज अ गुड प्लेयर, और हो सकता है होपफुली वो आईसीसी टूर्नामेंट में भी परफॉर्म करें। एंड दूसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया एक्चुअली। ईशांत शर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार को देखा जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये ईशांत शर्मा के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? टेस्ट प्रारूप में तो अभी थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही हो जाएगा, टेस्ट प्रारूप में तो अभी उतना फोकस ही नहीं है। हाँ डेफिनेटली वो देखा जा रहा है, इसीलिए मतलब मुकेश कुमार हाल फिलहाल में ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन गए। वो टी नटराजन के बाद उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया भारत के लिए इतनी जल्दी ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनने का। बट ऑब्वियसली अगर टीम ऐसा कर रही है तो टीम के पास कुछ प्लान्स है, और मुकेश को वो ओवर बैक कर रहे हैं। एक्चुअली ये बैकिंग नहीं होती, ये ओवर बैकिंग है, जो कि दिख रही है, सबको दिख रही है। क्यों कर रहे हैं, शायद उन्हें हमसे बेहतर पता है, शायद उन्हें पता है कि मुकेश कुमार क्या लाते हैं, क्या उनके पास आर्मरी में है। तो होपफुली अच्छा करेंगे, एंड होपफुली टेस्ट में भी डेफिनेटली ही कुड बी अ पॉसिबल रिप्लेसमेंट। और प्रसिद्ध कृष्णा तो खास तौर पर उनके पास जो एबिलिटीज है वो काफी यूनिक है, अगर वो अपनी फिटनेस मेंटेन कर लें, सबसे बड़ी बात है। तो उत्कर्ष, तकरीबन सभी टॉपिक तो हमने यहाँ पे इंडियन टीम से जुड़े हुए तो कवर कर ही लिए हैं। एक लास्ट टॉपिक इंडियन टीम से कवर करते हैं, फिर थोड़े से बाकी टीम के बारे में बात करेंगे और कंक्लूड करेंगे। कि आपका राहुल द्रविड़ को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा जब से आप खास करके एशिया कप और वर्ल्ड कप हारे हो। फिर साउथ अफ्रीका भी गिना दिया गया, जो कि उस टाइम तक नहीं गिनाया जाता था। फिर वन ऑल टेस्ट जो आपका इंग्लैंड का था वो भी गिना दिया गया। फिर अब तो वेस्ट इंडीज में भी T20 सीरीज आप हार गए, ऑस्ट्रेलिया से घर में ओडीआई सीरीज हार गए, तो काफी क्रिटिसिज्म उनका हुआ है। आपको क्या लगता है कहां तक वाजिब है, किन पॉइंट्स पे क्रिटिसिज्म आपको लगता है कि हाँ यहाँ जस्टिफाइड है? बट जैसे अब नंबर 4 वाला बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार वहां राहुल द्रविड़ क्या कर सकते हैं? अगर ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, बुमराह, जडेजा, और मैं तो दीपक चहार, कुलदीप सेन, जो यंगस्टर्स हैं वो भी आते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। जो पुराने प्लेयर हैं जो वॉक इन करते हैं आपकी 11 में, वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा टूर्नामेंट से पहले कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई टूर्नामेंट के बीच में इंजर्ड हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कोच का क्रिटिसिज्म उसमें इतना बनता नहीं है। तो और कुछ चीजों में बनता भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ओवरबोर्ड है क्रिटिसिज्म उनका, जो निगेटिविटी उनको लेकर के है आपकी? कब ये जाएंगे? क्योंकि कई जगह ये डिस्कशन भी मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, कि यार ये वर्ल्ड कप तो हम हारेंगे, जब ये वर्ल्ड कप हारेंगे तो इनकी छुट्टी करो राहुल द्रविड़ की, और एक विदेशी कोच लेकर के आओ। सुना ही होगा आपने, एक विदेशी कोच लेकर के आओ, इनके बस का नहीं है, इनको अंडर 19 भेज दो, एनसीए भेज दो, ये है वो। तो आप कैसे देख रहे हो राहुल द्रविड़ के इस क्रिटिसिज्म को? मेरे से सवाल पूछा गया था थोड़े दिन पहले कि भारत क्या कर रहा था, भारत ने तो नंबर 4 पर अपना प्लेयर ही नहीं तैयार किया। 2019 में भी यही इशू था, 2023 में था। मैंने कहा कि शायद आप क्रिकेट सही से फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, क्योंकि नंबर 4 पर आपने श्रेयस अय्यर को ड्राफ्ट इन कर लिया था, वो आपके मेन चॉइस थे। नंबर 5 पर केएल राहुल को आपने ड्राफ्ट इन कर लिया था, जो 55 की एवरेज रख रहा है, जो आई थिंक 53-54 ऐसा ही कुछ है, 50 प्लस है ये मुझे पता है। हाँ एग्जैक्टली कुछ ऐसी एवरेज रख रहा है। एंड उसके बाद अगर वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं तो आप देखो, मैंने यही बोला, अब पाकिस्तान से अगर बाबर आजम को हटा दो ना, तो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ को हटा दो तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब इंग्लैंड से जॉस बटलर को हटा दो तो शायद उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जिनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। आपका नंबर 4 नंबर 5 के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर दोनों इंजर्ड हो गए, और फिर आप बोलो कि आपने बैकअप नहीं तैयार किया। फिर भी वेस्ट इंडीज सीरीज में टीम ने बैकअप तैयार करने की कोशिश की, टीम ने संजू सैमसन को भी लाया, टीम ने सूर्य कुमार यादव को भी मौका दिया, टीम ने शफल भी किए कि किसी भी तरीके से हम बैकअप रेडी करें, वो भी जब ऐसी इंजरी आईपीएल के अभी इर्द गिर्द हो गई, वर्ल्ड कप के इतने पहले हो गई। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसमें आप मैनेजमेंट को ब्लेम करना तो बेवकूफी है यार, ये तो सिंपली बेवकूफी है। अब इसमें मैं क्या बोलूं और क्या अच्छा वर्ड यूज करूं? इसमें मैनेजमेंट क्या कर सकता है? तुम्हारे सारे प्लेयर इंजर्ड हो जाएंगे, उसमें मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट 15 खिलाड़ी तैयार करता है, 15 के 15 इंजर्ड हो गए तो तुम बोलो मैनेजमेंट की गलती है। वो क्या करें इसमें? एनसीए से क्लियरेंस मिलती है, मैनेजमेंट क्लियरेंस नहीं देता मेडिकली। आप एनसीए को क्वेश्चन करो जाके, आप ये बोलो कि क्यों इतने खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, क्यों वो खिलाड़ी जिनको आप क्लियर कर देते हो उनकी बॉडी 2 मैच के बाद टूट जाती है। आप सवाल उठाना है तो एनसीए से उठाओ ना यार, इसमें मैनेजमेंट की क्या गलती है? नंबर 4 नंबर 5 आपका तैयार, जो लोग मेरे से बड़ा सवाल नंबर 4 नंबर 5, मैं कहा भाई वो तैयार है, कहाँ रह रहे हो? तैयार है नंबर 4 पर श्रेयस, है नंबर 5 पर केएल, यही आपकी टॉप प्रायोरिटी है, यही विश्व कप खेलेंगे। अब अगर वही बात है एशिया कप में फिर से खुदा ना खास्ता ये इंजर्ड ही हो गया, तो इसमें फिर
किसकी गलती दोगे यार इसमें? प्लेयर की मतलब बोलो प्लेयर की गलती है या एनसीए की गलती है या अनफॉर्चुनेट खुद को कह दो, पर इसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं है। उन्होंने अपना बेस्ट प्लेयर पिक किया था एंड दे आर एक्चुअली योर बेस्ट प्लेयर, प्लस दे हैव बैकअप एज वेल। दे हैव संजू सैमसन, दे हैव सूर्य कुमार यादव जो सबसे बेस्ट बैकअप्स भी हैं। इनफैक्ट अब तो तिलक वर्मा भी सिनेरियो में। सो राइट। मतलब मेरे को कुछ क्रिटिसिज्म तो उनके बहुत ही अनफेयर लगते हैं। हाँ, फिर से आप बात करते हो कि शायद उनके आने के बाद इतनी बड़ी-बड़ी सीरीज आप हारे, आप बायलैटरल भी हार गए, मतलब चलो बायलैटरल तो हम जीतते थे, मैंने मेगा इवेंट भले ना जीते। तो वो एक चीज है, गलतियां भी उन्होंने की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको एकदम कंप्लीटली डिफेंड ही कर रहा हूँ, कुछ गलत कॉल्स भी हैं, पर कुछ ओवर क्रिटिसिज्म होता है, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उत्कर्ष, तकरीबन सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, कवर हो गए। आई होप सबको सबके बेहतरीन जवाब मिल गए होंगे। अब जाते जाते आईपीएल के, आईपीएल 2024 पे रिलीज, रिटेन प्लेयर्स, वो तो जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आप देते ही रहते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते हो। क्या लगता है आपको आईपीएल 2024 की जो वो ट्रेड विंडो होती है, वो लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप के आसपास खुली थी, इस बार भी वर्ल्ड कप के आसपास होगी नवंबर के महीने में, फिर दिसंबर में आपका मिनी ऑक्शन होता है। तो आईपीएल को आप कैसे देख रहे हो? एक तो ये बात है कि जो आईपीएल आता है उससे प्लेयरों का दिमाग भटकता है। सनी गावस्कर ने भी बोला कि यार अब उनको ऐसा लगता है कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आईपीएल 2024 को लेकर के अगर कोई अपडेट हो, कोई न्यूज हो, आपको लगता है कोई बड़ा ट्रांसफर हो या कुछ ऐसा जो आप देखना चाहोगे आने वाले आईपीएल सीजन में? और दूसरा, आईपीएल से ये वर्ल्ड कप का कोरिलेशन आपको लगता है कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या प्लेयर्स प्रोफेशनल है, दे नो कि कहाँ पर आईपीएल का मोड स्विच ऑन करना है, कहाँ पे स्विच ऑफ करना है? देखिए अभी के लिए तो द ओनली फोकस इज एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, एंड ये ऐसे आ भी रहा है कि एक फ्लो में आईपीएल था, आईपीएल निकल गया, अब लोगों का फोकस पूरी तरीके से कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है, तो यहां पर तो अड़चन नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आईपीएल खेला उसके 2 हफ्ते बाद मेगा इवेंट शुरू है, या मेगा इवेंट खेला उसके 2 हफ्ते बाद आईपीएल है, चलो बाद में हुआ तो भी इशू नहीं होता, पर पहले हो जाता है तो वो वहां गलती हो जाती है। और वहां हम्म। इसके पहले हुई थी 2021 के वर्ल्ड कप में, आई थिंक जब आईपीएल था उसके जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप था, ये या 21 में यूएई ऐसा में। ही ऐसा ही, वही हाँ। हम्म। तो वही चीज, तो आईपीएल वहां पे आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था। एग्जैक्टली तो वही चीज, अब वहां पे वो गलत है, वो गलत है, अब प्लेयर्स नहीं शिफ्ट कर पाएंगे इतनी जल्दी। एक्चुअली आईपीएल पे ना हम्म। तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। देखिए लीग क्रिकेट अब डोमिनेट कर रही है, ये लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग अभी पिछले, जब मैंने पिछले पॉडकास्ट में था ब्रो स्पोर्ट्स के साथ, वो सेम चीज उन्होंने मेरे से बोली। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं लगता कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट की जगह लीग क्रिकेट डोमिनेट, मैंने कहा कर रही है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये गलत फहमी है भाई, क्योंकि सच्चाई यही है। अब आईसीसी भी अपनी तरफ से प्रेशर पूरा डाल रहा है, हर साल वो मेगा इवेंट्स डाल देते हैं, हर साल वो राइट। डाल रहे हैं। वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है हमें अपना भी रौला बना के रखना है। एट द सेम टाइम लीग वाले क्या कर रहे हैं, वो हजार जगह इतनी लीग्स खुल चुकी हैं कि एक्चुअली जिनको सिर्फ क्रिकेट का काम है, हमें आपको फिर भी हम फॉलो नहीं कर पाते। सीपीएल चल रही है, हम नहीं देख सकते, क्योंकि भाई क्या देखोगे, इतनी लीग खुल गई है कि हमें नाम भी नहीं पता होते। एमएलसी, एसए 20, आईपीएल, पीएसएल, फल आईएल T20, मतलब पता नहीं कितनी कितनी लीग है। आप 10 नाम लोगे फिर भी एक नाम छूट जाएगा। तो एट द एंड हम्म। ऑफ द डे आपको समझना पड़ता है कि अब ये क्रिकेट इतना ज्यादा फैल रही है ना, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, कि उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है यार। इम्पैक्ट, हम्म। सबसे बड़ा इम्पैक्ट का एग्जांपल ये है कि कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए। इससे बड़ा हाँ। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और आगे आने वाले कुछ सालों में आपको ये तेज होता ही नजर आएगा। तो डेफिनेटली फ्रेंचाइज क्रिकेट डोमिनेट करने लगी है, और ये एक सत्य है। परंतु क्या उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि बीसीसीआई सख्त है। बीसीसीआई विदेशी प्लेयर्स, विदेशी लीग्स में खिलाड़ियों को नहीं जाने देती। अगर अभी वही ये जाने देते तो पता ही नहीं क्या सिनेरियो होता। जो इंग्लैंड में खासकर आपको देखने को मिल रहा है, न्यूजीलैंड में देखने को मिल रहा है, ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट। एक और प्लेयर ने, किसी ने छोड़ा है न्यूजीलैंड में, मुझे नाम नहीं मिशन पता में। है। नीशम ने छोड़ दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट। ऑस्ट्रेलिया में इनफैक्ट एलेक्स हेल्स की बात हुई, एलेक्स हेल्स ने अपना छोड़ दिया। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो इधर उधर चल रही हैं, और ये चीजें अब आप सही कहो, गलत कहो, देश कहो या राजनीति कहो या पैसा कहो, जो भी कहो, पर सच्चाई तो यही है ना कि फ्रेंचाइज क्रिकेट डोमिनेट करने लगी है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल क्रिकेट। दूसरी बात भाई जो आपने बोली कि इतना क्रिकेट होने लगा है, इतनी लीग्स होने लगी हैं, अब आप देखो यूपी की भी लीग शुरू होने वाली है, उसमें रिंकू सिंह, मोहसिन खान, नीतीश राणा भी अब यूपी से खेलेंगे, तो वो भी उसमें ड्राफ्ट हो गए हैं। अब उसका अपनी एक लीग बन रही है। फिर लोग बोलते हैं कि यार, जैसे मैंने कोई प्लेयर का नाम दिया XYZ कि यार ये प्लेयर है, इसको जो है टारगेट करना चाहिए, मान लो मुंबई को या आरसीबी को। तो उसमें कोई आएगा वो बताएगा कि यार वो
लीग हुई थी हिमाचल की, उसमें इस लड़के ने बहुत अच्छा किया था, तुमने उसको नहीं रखा यार, तुमको उसको भी रखना चाहिए था। अब मुझे पता ही नहीं कि हिमाचल में कौन सी लीग हो रही है। तो इतनी लीग होती है, इतने नाम होते हैं, और यार हमारे फैंस भी बड़े तेज है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। उनको भी पता है कि कौन कौन पीएसएल में रन बना करके आया है, किसने सीपीएल में और ये लंका प्रीमियर लीग भाई में रन बनाया। एनालिसिस वही लोग देखते हैं जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हीं लोगों को एनालिसिस देखने में मजा आता है, जो एकदम हार्ड कोर क्रिकेट फैंस होते हैं। तो अपने वाले वही हैं जिनको पल पल की खबर रहती है कि क्या हो रहा है क्रिकेट में। राइट, वही हमने कहा कि हम लोग का चैनल भले ही बहुत उतना बड़ा ना हो पाए कि आपके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और हर वीडियो में मिलियन में व्यूज आए, बट जितने लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मजा आता है, तो वो उतना ही बहुत है अपने लिए। तो उत्कर्ष, आखिरी सवाल, सबसे पहले आप ये बताओ, क्योंकि मेरे से तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आपसे भी जरूर पूछा जाता होगा, कितने करोड़पति बन गए हो यूट्यूब चला चला के, करोड़पति बन गए हो, मर्सिडीज ला करके खड़ी कर ली है वहां, कितना कमा लेते हो भाई यूट्यूब से, 20 लाख, 40 लाख? अब ये तो वही बात हो गई कि आपके सामने तो झूठ भी नहीं बोल सकता, आपको तो पता ही होगा कितना कमा रहे हैं। नहीं तो फेंकने को तो मैं भी फेंकता कि हाँ भाई 50 करोड़ पिछले साल। पर क्या ही बताएंगे यार। मैंने एक चीज जो नोटिस की है ना सोशल मीडिया पे ना, एक्चुअली में जितना होता नहीं है उससे बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, सही बहुत बात। ही ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है। किसी को इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको एक बहुत लॉजिकल चीज जो जनता देख रही है, जिनको मेरे पे विश्वास है भाई, मैं एक एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, एक एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। किसी को इतने पैसे नहीं मिलते जितना वो दिखा रहे हैं, चाहे उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। भाई देखो, बहुत सी चीजों में ना बहुत सी चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ती है। पता है क्या होता है, एक लड़का है, सपोज मैं अपनी बात करूं, चलो ठीक है करना नहीं चाहिए बट ऐसे ही बताऊंगा, कि आपको घर की भी चीजें देखनी है, आपको घर की भी जिम्मेदारी संभालनी है, ठीक है। और एक फैमिली, एक ऐसा क्रिएटर है जिसके जिसको जो फैमिली से पूरा इंडिपेंडेंट है, जिसके घर पे पैसा ही पैसा है, बढ़िया घर बन चुका है, गाड़ी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब वो क्रिएटर बना, ठीक है। अब क्रिएटर बन के उसके 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हुए, 5 लाख भी सब्सक्राइबर हुए ना, तो वो फिर दिखाएगा तुमको कि देखो मैंने थार खरीदी। भाई उसने थार इसलिए खरीदी क्योंकि 14 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 15 लाख रुपए आप लाते हैं ना, हम लाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे घर की भी चीजें देखी जाए, कुछ घर के लिए किया हम्म। जाए, कुछ मम्मी पापा के लिए किया जाए। ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। वो लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, उनके मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए, उनके पास ये बड़े बंगलो ये है, तो वो क्या करेंगे, वो 14 लाख में थार खरीदेंगे, और आपको ये लगेगा कि भाई क्या ही पैसा मिलता है भाई, ये बंदा थार खरीद रहा है, ये बंदा इसका घर देखो ऐसा है। सच्चाई थोड़ी सी अलग होती है मेरे भाई, एंड आई वांट टू हाईलाइट इट। मैं इसको बहुत जगह देखता हूँ, और मैं ये चीजें उन लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि महिमा मंडन थोड़ा सा ज्यादा होता है। और आजकल ये रौला इंस्टाग्राम पे कि ये थार दिखा के चल रहे हैं, वो रोल्स रॉयस दिखा रहे हैं, मर्सिडीज दिखा रहे हैं, ये वो दिखा रहे हैं, ठीक है अच्छी चीज है भाई, जिनके पास है खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि यार पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बट डिपेंड एट द एंड ऑफ द डे करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या आपका प्रायोरिटी आपका परिवार, आपके घर, आपकी चीजें, या फिर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई सोशल मीडिया पर बना रहना चाहिए। तो दो चीजें होती यार मैंने तो एक बार एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, पता नहीं उसमें मैंने शायद अपनी कोई फोटो वगैरह डाली थी, काफी टाइम हो गया उसको। तो उस टाइम तो मेरे 20 के समथिंग के करीब सब्सक्राइबर थे, ये बहुत मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया, साल भर से थोड़ा साल भर के करीब हो रहा होगा। तो वहां पर एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई यूट्यूब के पैसों का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हो, पता नहीं उसको फोटो में क्या दिख गया यार, नॉर्मल टी शर्ट में फोटो थी, उसको पता नहीं क्या दिख गया। तो उसने बोला कि यार बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हो। तो दूसरा लड़का उस पर कमेंट कर रहा है, मैंने पता किया है इसको यूट्यूब से 20 लाख रुपए रेवेन्यू आता है। है। मैंने बाप कहा रे, भाई यूट्यूब सुनो यार, मैं कुछ यूट्यूब सुनो, जब लोग कह रहे हैं तो दो 20 लाख महीना यार। क्या कर रहे हो यार यूट्यूब। मैंने कहा अभी पिछली लाइव स्ट्रीम मैंने की थी कि चलो बात करते हैं अपने लोगों से, क्योंकि मैं तो लाइव स्ट्रीम यार बहुत ही कम करता हूँ। तो मैंने लाइव स्ट्रीम लगाई कि चलो अनाउंसमेंट किया कि आज रात में जुड़ते हैं, तो उसमें दो चार लोग जुड़े, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई पहले तो क्रिकेट पे बात होती रही, फिर वो बता रहा है कि भाई ये बताओ आप स्पॉन्सरशिप का क्या सीन है, कैसे मिलती है, क्या है स्पॉन्सरशिप। मैंने कहा भाई इस टाइम ना स्टार्टअप की हालत है खराब, आप अक्रॉस निश करके क्रिएटर्स देख लोगे तो अब बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप अब रह नहीं गई है। अब आप देखो क्रिएटर्स के लिए क्या बचा है, कोर्सेज, अपनी बुक लॉन्च कर रहे हैं, वो कोर्सेज बड़े लॉन्च बड़े कर रहे हैं। क्रिएटर्स अब आप देखिए कोर्सेज अपने खुद के बेचने लगे हैं, सही बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े क्रिएटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई अब यही बेच के पैसा मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप तो कहाँ ही आ रही है।
स्पॉन्सरशिप्स का अब उतना रह नहीं गया है, क्योंकि यार अब अगर मैं एज अ कंपनी सोचूं तो मेरी भी अपनी एक लिमिट है, तो थोड़ा तो अगर मतलब जिन लोगों को लगता है कि यार और मैंने कुछ दिन पहले अपने लिंक्डइन पर भी पोस्ट डाला, उसके बारे में मैंने ट्वीट भी लिखा कि यूट्यूब से रिलेटेड जो मैंने लिखा था उसमें मैंने यही बताया था कि यार इसको आप अगर एज अ इजी मनी देख रहे हो, यार मैं खुद ही मैंने जब शो की शुरुआत नहीं बोला था उत्कर्ष से, मेरा पहला सवाल ही यही था कि भाई तुम इतने कंसिस्टेंट कैसे हो यार। इंस्टाग्राम खोल लो वहां पे तुम दिखे जा रहे हो, मैंने यूट्यूब खोल लो वहां पे है, दूसरा चैनल भी है। अब आप सुबह से कितनी वीडियो डाल चुके हो उत्कर्ष में? हमने तो एक ही डाली है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला क्योंकि वो जबरदस्ती अकाउंट बना लिया गया, तो वो मेहनत मेरी हो गई है। आप कितनी वीडियो सुबह से डाल चुके हो बताओ जरा, मैं आज सुबह जब से एशिया हुआ है? हाँ, मैं सुबह से 2 वीडियो डाल चुका हूँ। एक बनी हुई है जो कल जाएगी, और एक शॉर्ट्स बन चुका है वो भी कल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे तो आई थिंक 8-9 पोस्ट इंस्टाग्राम पे गई हैं और 10-12 टेलीग्राम पे गई हैं। तो इतना काम आप कर रहे हो तो जाहिर है आप अगर मेहनत करोगे, और ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, मेरा तो यही मानना है यार, क्योंकि हम लोग ऑफिस में भी बैठ चुके हैं और भी देखी है दुनिया, जो भी देखा है उसमें यही है कि अगर आप काम करोगे तो यार पैसे मिलेंगे आपको। अब आपको एग्जैक्टली, दिखाई दे द मेन यूट्यूब पे हम डिफरेंस लोग इज दैट यार, मैंने एक चीज पढ़ी थी अभी हाल फिलहाल में, और मैं अपने कजन्स लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं ये चीज कहता हूँ उनसे। मैं कहता हूँ ये वो जनरेशन है, ये वो टाइम चल रहा है ना, जहां पे मिलियनियर बनना या फिर पैसे कमाना सबसे इजी है। इसलिए क्योंकि एक्चुअली में बहुत सोर्सेज हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ कंसिस्टेंट होकर मेहनत करनी है। डेस्क जॉब में और यूट्यूब में फर्क पता है क्या है? डेस्क जॉब में एक लिमिटेड जॉब है, एक लिमिटेड सैलरी है, लोग उतना करते हैं, चले जाते हैं, हंसी खुशी, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें क्या होता है ना, अनलिमिटेड है। आप दिन में 2 वीडियो भी डाल सकते हो, दिन में 10 भी डाल सकते हो, दिन में 1 भी डाल सकते हो, दिन में 1 भी नहीं डाल सकते। तो ये पता है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है ना पता है, एक आपकी भूख नहीं खत्म होती है कभी। वो सब्सक्राइबर काउंट जब तक बढ़ता रहता है ना, आपकी भूख नहीं खत्म होती। 2 डाले 3 डाल दें, 3 डाला तो 5 वीडियो डाल दें, ये कर दे वो कर दे ये कर दे, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। व्हेन इट कम्स टू दी ऑफिस, आपको पता है भाई बॉस आएगा, फलाना फलाना काम दे देगा, तुम भी घड़ी देखते रहोगे कि 6 बजे अपन बस बिस्तरा मतलब अपना बैग उठाए और निकले यहाँ से। ये चीज होती है, ये फर्क होता है उसमें और इसमें। तो जिनको लगता है कि यार यूट्यूब तो क्या ही है, वीडियो बना दी डाल दी, एक्चुअली हम्म। चलो ठीक है, वीडियो बना दी, एडिट भी कर दी, चलो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपको अगर ये इजी लग रहा है तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, पर ठीक है, 4-5 घंटे का ये काम होता है वीडियो करने का पूरा। पर वो चीज करने के बाद भी ना, अगर आपने दिन में 2 वीडियो डाली, मतलब आपने दिन में अपने 10 घंटे दिए। एक डेस्क जॉब में रेयर लोग 10 घंटे देते हैं, और ये सिर्फ मैं दिन के 2 वीडियोस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद करेक्ट। न्यूज ढूंढना, पोस्ट डालना, पोस्ट बनाना, भाई ये दिन के ना 13 से 14 घंटे हैं। और एक सिविल सर्विस का एस्पिरेंट इतना ही पढ़ता है सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। 13 से 14 घंटे बहुत होते हैं। एक दिन आप काम करके देखो 13 से 14 घंटे, आपको समझ में आएगा कि कितना होता है काम करना ये। और हम एक्चुअली आईपीएल के टाइम पे तो शायद रोज इतना करते हैं, इससे अरे भी ज्यादा भाई गिर जाते हैं। यार नहीं, और प्यार। और मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बात छिड़ी गई है। आईपीएल के टाइम पे ऐसा हाल होता था भाई, मैं कि मैच खत्म हुआ 12 बजे, अब स्क्रिप्ट तैयार, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं, हम पूरा प्रॉपर तैयार करते हैं। पॉइंटर्स एटलीस्ट तो मैं रखता हूँ। स्क्रिप्ट तो मैंने कभी फर्स्ट डे से नहीं बनाई। लोग मेरे से पूछते स्क्रिप्ट, फर्स्ट डे से मैंने कभी बनाई ही नहीं, कभी नहीं बनाई है किसी भी वीडियो के लिए। मेरे सिर्फ पॉइंटर्स रहते हैं कि क्या क्या बोलना है, जैसे वो जो लिख के आता है मेरे ग्राफिक में वही बस रहता है स्क्रिप्ट में मेरे। तो जब ये चीजें होती है, अब मैच खत्म हुआ 12 बजे, वैसे भी जान रहे हैं कभी कभी 12 खत्म होता है, 12:30, कभी 11:30, खत्म हो रहा है 12 बजे। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे आप उस मैच को एनालाइज करते हो, फिर उस मैच की बात प्लस नेक्स्ट मैच की बात, बच जाते हैं भाई 2 से ढाई बज जाते हैं। 2 से ढाई पे आप राइट। सोते हो वीडियो शूट करने के बाद, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सुबह 7 पे वीडियो डालनी है, तो आपको सुबह 4 या 4:30 बजे उठना रहता है। ये हमारा पूरा रूटीन होता है आईपीएल के टाइम पे, कि बंदा 2-2, 3-3 बजे सो रहा है, सुबह 5-5 बजे, 6-6 बजे उठ रहा है, फिर एडिट करके फिर डाल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अभी 7 बजे वीडियो डाल दी। अब इसके बाद दिन का टाइम है, उसमें भी आपको अपनी फैंटेसी टीम देखनी है, जो अपडेट्स आ रही हैं उन्हें कवर करना है। हाँ, हो सकता है कि दिन में आप, अगर डबल मैच नहीं है, डबल हेडर है, तब तो हो चुका तुम्हारा। डबल हेडर नहीं है तो आप दिन में 2-3 घंटे निकाल के अपना सो लेते हो, वही रात की नींद जो एकदम ही नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन, एटलीस्ट 6 घंटे तो सोना ही है ना भाई, नहीं तुम मर जाओगे यार। तो कम से कम 2-3 घंटे इधर सोते हो तो 3 घंटे उधर सो लेते हो। ऐसे चलती है पूरी लाइफ ना। मतलब 2-2 महीने तो मैं घर के एक कदम बाहर नहीं रखता हूँ पूरे आईपीएल के टाइम पे, मेरे को लोग बाहर देखते ही नहीं है, सिर्फ कमरे में रहता हूँ 2-2 महीने। तो ठीक है यार, मैं मतलब कोई वो गुणगान और कोई वो वाली चीज वाली बात नहीं है, पर भाई इतना भी इजी नहीं होता। मैं बस यही कह रहा हूँ, सुफियान भाई ने छेड़ ही दिया था कि कितना इजी और क्या चीजें होती है, तो उसी में मैंने बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है।
हाँ यार, मेरा भी रहता है ना कि एकदम जैसे भरा रहता है यार कि किससे बता दे, क्योंकि क्रिकेटर की लाइफ ऐसी है अभी भी बहुत, मतलब लोगों को लगता है कि हर कोई यूट्यूबर है, बट यार हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, 150 करोड़ लोग बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। तो इतना कोई मिलता नहीं है कि आप ऐसे किसी से ऐसी बात कर सको कि हाँ भाई हमने भी ऐसे काम करते हैं वैसे काम करते हैं। तो उत्कर्ष को तो आपने सुन ही लिया होगा, इन्होंने बताया कि आप मिलेनियर बन सकते हो यूट्यूब से। अब वो आप इनके चैनल पे जाके पूछना कि ये मिलेनियर बन गए हैं या बनने वाले हैं, कितनी देर इनको लगेगी मिलेनियर बनने में, वो आप उत्कर्ष के चैनल पे जाके पूछना। बट थैंक यू उत्कर्ष, बड़ा मजा आया यार। पहली बात तो क्रिकेट से रिलेटेड भी बात की, जो पर्सनल रिलेटेड बात की, बहुत सही लगा। आई होप आपको भी मजा आया होगा। अभी तो 10 बज गए रात के, देखो यार सुबह 6 बजे से उठे हैं, दो दो वीडियो शूट कर चुके हैं, दो दो शॉर्ट शूट कर चुके हैं, 10 पोस्ट डाल चुके हैं इंस्टाग्राम पे, 10 पोस्ट, 10 पोस्ट डाल चुके हैं। और पूरा पॉडकास्ट हमने किया है 1.5 घंटे का, और अब जो है 10 बज रहे हैं, अभी खाना तो खाया नहीं होगा आई एम श्योर। अभी खाना खाना है वेट उनको ही भी, जो कर है रहे हैं। उनको करके खाना है, मुझे भी जाकर ही खाना है। तो अब इसको यहीं पे जल्दी से बंद करते हैं। थैंक यू उत्कर्ष। उत्कर्ष का चैनल आपको नीचे मिल जाएगा, वैसे इनका इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्विटर पे जाकर के जरूर फॉलो करना, क्योंकि यार मतलब समझ लो ये बिल्कुल ट्विटर यूट्यूब वाले क्रिक क्रेजी इनका नाम होना चाहिए, क्रिक क्रेजी उत्कर्ष। तो वहां पर पे क्रिक क्रेजी करके उत्कर्ष, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे बॉक्स मिल जाएंगे, सारे लिंक्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून, उत्कर्ष को दोबारा लेकर के आएंगे। अभी तो दोस्ती हो गई है, तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे। जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड आएगी तो होपफुली एक बार फिर से उत्कर्ष, अगर आप आना चाहो फिर से एक बार साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा, वर्ल्ड कप का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। अपनी भी एक दूसरे की भड़ास निकल जाएगी, थोड़ी मन को शांति मिलेगी। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।